this is Shalini Dinani welcoming you to Magnet Brains, and now we are going to begin the chapter number 3 of the book Moments, that is titled as Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman। तो जैसे कि टाइटल खुद बता रहा है, हम पढ़ने वाले हैं ईश्वरन के बारे में, जो कि क्या है, एक स्टोरी टेलर है। अब स्टोरी टेलर क्या होता है? देखो, जब हम छोटे थे तो हमारी जो ग्रैनीज होती थी, नानी दादी, ये सब क्या करते थे, आपको स्टोरी सुनाते थे। सिमिलरली आपके पेरेंट्स जो है आपको स्टोरी सुनाते थे ताकि आप चुपचाप सो जाएं। अब वो स्टोरीज जो हैं, अगर आपको इस तरीके से सुनाई जाए कि आप बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ ऐसे बता रहे बेटा एक बार ऐसे हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो आपको मजा आएगा क्या? नहीं। बट वही स्टोरी को बिल्कुल ऐसे जी कर, लिव करके अगर आपको बताया जाए, पता है एक बार ऐसा हुआ था, बिल्कुल जेस्चर, सस्पेंस, ऐसे एक्सप्रेशंस, तो आपको क्या होगा, वो स्टोरी आपको मजा आएगा, आप समझ पाओगे, आप एक पिक्चर फॉर्म कर पाओगे। क्लियर? जैसे कि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर था एडवेंचर्स ऑफ टोटो, तो उस चैप्टर में अगर आपको डायरेक्टली बता दिया जाता कि टोटो ने ऐसा किया, वो उसको बात करना बहुत पसंद था, वो जो है चीजें फेंक देता था, तो क्या आपको मजा आता? नहीं। क्या थोड़ी भी इंटरेस्टिंग होती स्टोरी? नहीं। बट रस्किन बॉन्ड ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है, आपको हर एक चीज का पिक्चर बताया है कि जो वॉलपेपर है वो टीयर हो गया, फिर टोटो कैसा दिखता था, देन वो कैसे भागा, उसने कैसे पीसेस में तोड़ दिया, वो हंसने लगा, हर एक चीज को माइन्यूट डिटेल को उन्होंने बताया है, ताकि आप जब रीड भी करो तो वो पिक्चर बहुत ब्यूटीफुली फॉर्म हो आपके माइंड में। अब इसी स्टोरी को जब आपको बताया जाता है, अगर मैं आपको इस तरीके से ना बताऊं कि फिर ऐसा हुआ, मुझे हंसी आ जाती कभी कभी स्टोरी सुनाते सुनाते, जहां पे हंसना चाहिए, जहां पे मुझे थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए कि इस तरीके का सस्पेंस क्रिएट हो गया, थोड़ी बहुत सैड बात है, तो आई बिहेव लाइक दैट। क्लियर? उसी तरीके से ये जो ईश्वरन है, उनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टोरी सुनाने का जो सही तरीका है वो इनको बहुत अच्छे से आता है, और बहुत ब्यूटीफुली ये स्टोरी सुनाते हैं, बिल्कुल सस्पेंस के साथ। अगर कोई चीज जो है वो चल रही है तो ये चेयर से कूद के चलने लगेंगे, बिल्कुल एक्शंस करके दिखाएंगे, तो बहुत मजा आता है इनसे स्टोरी सुनने में। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ मैन जो कि एक सुपरवाइजर है, एक जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर है, और उन्हीं का एक कुक है जिसका नाम है ईश्वरन। और ईश्वरन जो है उनको हर रात कोई ना कोई स्टोरी सुनाता है, और इनको, जो कि महेंद्रा नाम है जिस पर्सन का, उन्हें बहुत मजा आता है स्टोरी सुनने में। किससे? ईश्वरन से, क्योंकि ईश्वरन का जो तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कैसे ईश्वरन इनको स्टोरीज सुनाते हैं, कौन सी स्टोरीज सुनाते हैं, कैसे सस्पेंस क्रिएट करते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ओवरऑल तो आपको यही पता चलेगा कि ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं वो भी एक आर्ट है, हर किसी में नहीं होता। तो उनमें जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं वो उनके बारे में हम जानेंगे। एंड ऑल्सो बाद में ये कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि अंधविश्वास से रिलेटेड है, सुपरस्टिशियस से रिलेटेड है, कि घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, ये सब चीजों के बारे में वो स्टोरी सुनाएंगे। तो देन एट द एंड शायद आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, ये सब जो हम अंधविश्वास रखते हैं, भूत वगैरह, ये सब चीजें नहीं होती हैं, और अगर आपको कोई बताता है तो आपको उसे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें भी हम देखने वाले हैं ओवरऑल इस चैप्टर में। तो चलिए बिगिन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, जिनका नाम है R.K. लक्ष्मण। फिर हम एक लाइन में जानेंगे कि हम चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। फिर आपको दिया हुआ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इन द चैप्टर, जो कि चैप्टर के पहले बिफोर यू रीड टाइप का कुछ दिया हुआ है, एंड देन फाइनली वी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। क्लियर? ऑलराइट। सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय R.K. लक्ष्मण। अब R.K. का फुल फॉर्म क्या है? रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। ठीक है? और ये जो है बहुत ज्यादा फेमस है, पता है क्यों? क्योंकि ये R.K. नारायण के भाई हैं। R.K. नारायण के बारे में आपने सबने सुना होगा, बहुत फेमस है ये अपनी स्टोरीज के लिए, और इन्हीं के भाई हैं कौन? R.K. लक्ष्मण। क्लियर? तो he was born on 24 October 1925 and he died on 26 January 2015. He was commonly known as R.K. Lakshman and was an Indian cartoonist. तो इन्हें जो है एज अ कार्टूनिस्ट बहुत जाना जाता है, जो कार्टून्स बनाते हैं। जैसे अगर आप मैगजीन्स देखो, आप जो है न्यूज़पेपर्स देखो, कभी कभी कुछ चीजें जो है कार्टून के फॉर्म में डिस्क्राइब की जाती है, इलस्ट्रेट की जाती हैं, तो वो ज्यादा अच्छे समझ आती है। तो वो जो कार्टून्स ड्रॉ करते हैं उन्हें क्या कहते हो? कार्टूनिस्ट। तो ये जो है बहुत ही फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट रह चुके हैं। ही इज इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट। हंसी मजाक की भी चीजें इन्होंने बहुत लिखी हैं, और ये इलस्ट्रेटर हैं, यानी कि चीजों को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं थ्रू हिज ड्रॉइंग्स एंड एवरीथिंग। R.K. Lakshman started his career as a part-time cartoonist. While as a college student, he illustrated his older brother R.K. Narayan's stories in The Hindu. The Hindu क्या है? न्यूज़पेपर है। और ये जब एक कॉलेज स्टूडेंट थे तो ये अपने भाई के, जो कि क्या है, इनके ओल्डर ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं R.K. नारायण, इनकी स्टोरीज को ये सुनाया करते थे। कहाँ? या इलस्ट्रेट किया करते थे द हिंदू में। क्लियर? नाउ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इज अ स्टोरी अबाउट ईश्वरन, जो कि एक स्टोरी टेलर। तो आप बोलोगे मैम ये लिखने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि इससे
ज्यादा अगर मैं आपको बता दूंगी तो फिर स्टोरी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो बस अभी इतना जानना है कि जो टाइटल का नाम है वही हम पढ़ने वाले हैं, ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग स्किल्स के बारे में। क्लियर? ऑलराइट, चलिए आपका जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है स्टोरी का, उसके बिगिन होने से पहले आपको ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको पढ़ते हैं। सो वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो यहाँ पर महेंद्र जो है ये है वन ऑफ द कैरेक्टर्स, और यही है कौन, जिनके कुक हैं ईश्वरन। ठीक है, तो ये एक सुपरवाइजर है और इन्हीं के कुक का नाम है ईश्वरन, जो कि इनको स्टोरीज सुनाते थे। तो एक दिन क्या होता है, एट द एंड हम देखेंगे ये जो है सोते सोते एकदम से इनको आवाज आती है और ये उठ के देखते हैं विंडो के बाहर, तो इनको एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखता है, जैसे कि कोई बादल टाइप का एक बहुत बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर दिखता है इनको, कोई खड़ा हुआ। तो वो देखकर ये डर जाते हैं एंड ही ब्रेक्स आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हमें पसीने भी आते हैं और हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, उसको कहते हैं कोल्ड स्वेट, यानी आप शिवर करने लगते हो डर के मारे। सो द सेम थिंग हैपेंस विद महेंद्र। सो नाउ वी विल बी आस्क्ड, यू नो, कि एट द एंड आपको क्या लगता है, क्या वो एक घोस्ट है, क्या वो एक भूत था या फिर कुछ और था? तो वो सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये जानकर कि घोस्ट के बारे में बात होने वाली है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो बढ़ ही गया होगा। अब हम जैसे ही स्टोरी को धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे आपको स्टोरी सुनाएंगे ईश्वरन, वो जानकर भी आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब हम बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। सो द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। देखो, जो महेंद्र हैं उनके कुक कौन है? ईश्वरन। ये चीज पहले समझ लेनी है हमको। और ईश्वरन जो है इनको सारी स्टोरी सुनाते थे। अब महेंद्र अपने ही कुक की सुनाई हुई स्टोरी, अपने कुक के बारे में जो भी चीजें हैं वो किसे सुना रहे हैं? गणेश को। ठीक है, तो इनका नाम सिर्फ एक ही बार आया है, ये कोई मेन कैरेक्टर नहीं है स्टोरी के। मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? महेंद्र और ईश्वरन। और ईश्वरन ने जो भी चीजें महेंद्र को बताई हैं, महेंद्र वही सारी चीजें गणेश को बता रहे हैं। क्लियर? अब महेंद्र कौन है? ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायरिंग सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो महेंद्र का प्रोफेशन क्या है? वो एक जूनियर सुपरवाइजर हैं, यानी कि ये जो है चीजों को सुपरवाइज करते हैं, ये देखते हैं सब कुछ सही चल रहा है नहीं। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है एक सुपरवाइजर की? अ पर्सन हुज जॉब इज टू चेक द वर्क ऑफ ऑल द अदर पीपल, वन हु सुपरवाइजेस। ठीक है, तो बाकी लोगों का काम सही चल रहा है कि नहीं, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान से देखना, निगरानी रखना, उसे कहते हैं एक सुपरवाइजर की जॉब। क्लियर? तो ये क्या है? एक जूनियर सुपरवाइजर है महेंद्र, और ये एक ऐसे फर्म में, ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो कि सुपरवाइजर्स प्रोवाइड करता है। यानी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर आप चले जाओ, जहां पे काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो वहां पर एक पर्सन आपको दिखेगा जो कि सब देखता रहता है कि वर्कर्स अपने काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट टाइम पे चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, उसे कहते हो सुपरवाइजर। तो ये जो फर्म थी ये ऐसे सुपरवाइजर्स को प्रोवाइड करती थी हर कंस्ट्रक्शन साइट पे। क्लियर? अब वो कंस्ट्रक्शन साइट कुछ भी हो सकती है, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, कुछ भी बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, फैक्ट्री कुछ भी बन रहा है, हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ये लोग सुपरवाइजर्स भेजते थे। Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site। जैसे कि हमें पता है वो एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर की डेफिनेशन भी हम समझ चुके हैं। सो उनका ड्यूटी क्या था? वो एक आय रखते थे, यानी कि वो निगरानी करते थे किस चीज की? ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट, कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा वर्क साइट पे, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो चेक करते थे। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, हर एक चीज टाइम पे हो रही कि नहीं हो रही, कोई जो है काम चोरी तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा तो नहीं है जो काम पे नहीं आया, तो हर एक चीज को ध्यान पे रखना वो जो है किसका काम था? महेंद्र का। क्लियर? ऑल राइट। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। तो महेंद्र को हर टाइम पे कभी भी कहीं जाना पड़ता था, कभी किसी प्लेस पे जाना पड़ता था, जैसे जैसे उनके हेड ऑफिस से उनको ऑर्डर मिलते थे वो उस जगह पे जाते थे। जरूरी थोड़ी ना वो जहां पर रहते हैं वहीं पर कंस्ट्रक्शन का साइट का काम चले और वहीं पे उनको सुपरवाइजर की तरह भेजा जाए, नहीं, उन्हें हर जगह भेजा जाता था, हर टाइम पे कभी ना कभी कहीं भेज देते थे, कभी कहीं भेज देते थे। तो इस तरीके से ट्रैवलिंग टाइप का उनका बहुत ज्यादा जॉब हो जाता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। तो उनको जो है हर एक साइट पे भेजते, जैसे कि कभी उनको भेज दिया कोल माइनिंग एरिया पे जहां पे कोयले की माइनिंग होती है वहां पर भेज दिया, कभी इनको भेज दिया रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां रेलवे का ब्रिज बन रहा हो वहां पे भेज देते थे। देन फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, फिर उनको कुछ महीनों के तक वहीं रहना पड़ा जहां रेलवे ब्रिज बन रहा था, और उसके बाद उनको कहां भेज दिया गया? जहां पे केमिकल प्लांट बन रहा था, एक फैक्ट्री बन रही थी जहां पे केमिकल प्लांट होते हैं, वैसे कोई फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला था तो वहां पे उनको भेज दिया गया। तो ऐसे उनको धीरे धीरे
लिए जो है हर जगह जाना पड़ता था. दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स और वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ हिज जॉब प्रोफाइल. क्लियर? ऑल राइट. ही वॉज अ बैचलर. अब महिंद्रा जो है वो बैचलर थे यानी अनमैरिड थे, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी. हिज नीड्स वॉज सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. तो इनकी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो भी सिंपल थी. भाई एक इंसान की क्या नीड्स होगी? सी इफ ही हैड अ फैमिली तो फिर इशू हो सकता था कि उनको अपनी फैमिली को अच्छी जगह पर रहलाना पड़ता, वो अपनी फैमिली को या तो छोड़ के जाते, उनको सारी चीज़ें देकर जाते, राइट. बट क्योंकि वो खुद अनमैरिड थी तो उनको कोई टेंशन ही नहीं थी कि उनको क्या करना है क्या नहीं. सो इट वाज लाइक उनकी जो नीड्स हैं बहुत बेसिक सी नीड्स थी, जैसे खाना रहना ये सब कुछ मिल जाए बस. और वो बहुत ईजिली जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे. अडेप्टेबल पर्सनालिटी थी इनकी, तो कोई भी कंडीशंस मिलती थी, कोई भी ऑड कंडीशंस होती थी, ऊपर नीचे होती थी कंडीशंस, वो जो है आराम से वहां पर जाके एडजस्ट हो जाते थे. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवस. अब वो कोई भी कंडीशन हो, भले उनको ऐसा कोई इल इक्विप्ड यानी जहां पे फैसिलिटीज ना हो, ऐसे सर्किट हाउस में यानी कि नॉर्मली जो रेंटेड हाउस होते हैं वहां पे भेज दें तो भी वो आराम से रह लेते थे. या मेकशिफ्ट कैनवस टेंट यानी एक टेम्परेरी टेंट जो होता है. टेंट कैनवस क्या होता है? सबसे पहले तो एक ऐसा मटेरियल जिससे टेंट बनते हैं, ठीक है. उस मटेरियल का जो टेंट है, आप क्या करते हो, उसको आप एक बार लगाते हो, वहां पे परमानेंटली वो घर बन जाता है क्या? नहीं, बिकॉज वो सीमेंट का घर नहीं है, तो आप उसको हटाकर कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो. तो ये एक टेम्परेरी घर हो जाता था, इसलिए मेक शिफ्ट को बोल दिया है टेम्परेरी. क्लियर? सो ही इफ ही वॉज गिवन अ इल इक्विप्ड प्लेस ही वुड लिव देयर. अगर उन्हें एक टेम्परेरी टेंट में भी रहने के लिए बोल दिया जाता था, ही वुड अडैप्ट देयर. तो बड़ी अडेप्टेबल पर्सनैलिटी थी. And in the middle of a stone quarry, but one asset he had was his cook ईश्वरन. तो भले ही वो टेंट जो है बिल्कुल स्टोन क्वेरी यानी जहां से पत्थरों को निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है स्टोन्स की, वहां पर भी एक टेंट बना के दे दे तो वो वहां पे भी रह लेते थे बड़े इजीली, हैप्पीली. बट क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज था इसीलिए उनके लिए और इजी हो जाता था. तो एसेट यानी कोई एडवांटेज, कोई आपके लिए बहुत अच्छी चीज जिससे आपको हमेशा फायदा हो. और यहाँ महिंद्रा की लाइफ में वो एडवांटेज क्या था? उनके कुक जिसका नाम था ईश्वरन. तो ईश्वरन उनके लिए एक एडवांटेज था. कैसे? लेट्स रीड अबाउट इट. तो अब हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं या सेकंड कैरेक्टर है उनकी बात जो है चालू हो गई है अबाउट द पर्सन जिसका नाम टाइटल में मेंशन किया गया. So the cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. तो ईश्वरन जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज थे, अटैच थे किससे? महिंद्रा से. सो महिंद्रा कहीं पे भी जाते थे ना तो ये बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं करते थे, अनकंप्लेनिंगली हंसी खुशी बिना कोई चीज को बोले वो इनके साथ वहां पे चले जाते थे. He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. तो वो उनके लिए खाना बनाते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके साथ रात को बातचीत करते थे, चिटचैट करते थे ताकि उनका जो है एंटरटेनमेंट भी हो जाए. तो वो उनका हर एक काम कर देते थे, तो कोई टेंशन ही नहीं थी महिंद्रा को. और ईश्वरन बहुत हैप्पीली ये करते थे, उनको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं थी. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. और उनकी एक ख्वाब जो खूबी थी, एक क्वालिटी थी किसकी? ईश्वरन की. वो ये थी बहुत इजीली वो वीव कर लेते थे. वीव का मतलब क्या होता है? बुनना. जैसे अगर हम बोलते हैं ना जैसे कोई वेब वीव हो रहा है या फिर स्वेटर की वीविंग होती है, निट करना यानी कि किसी चीज को बनाना. तो ये जो है धीरे 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 फॉर्म कर लेते थे एंडलेस स्टोरीज, यानी ऐसी स्टोरीज बना लेते थे जिसका कोई एंड ही नहीं होता था. एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन. कोई भी रियल इंसिडेंट, कोई भी रियल इंसान पे कोई भी स्टोरी ये फॉर्म कर लेते थे बहुत ईजिली. तो ऐसी स्टोरीज वो सुनाते थे किसको? महिंद्रा को. तो महिंद्रा के लिए सॉर्ट ऑफ ऐसा होता था कि खाना भी मिल रहा है, काम भी हो जाते थे सारे, और रात को उनसे कोई बातचीत करने के लिए भी होता था. तो इस तरीके से इनकी लाइफ जो है वो सॉर्टेड थी. एंड दैट्स व्हाई वो ईश्वरन को क्या बोलते हैं? एडवांटेज, एक एसेट बोलते हैं उनकी लाइफ में. क्लियर? ऑल राइट. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape. अब ईश्वरन में एक और क्वालिटी थी कि कहीं भी ये लोग रहने जाते थे ना तो वहां पर ये बहुत अमेजिंगली एक चीज कर लेते थे, और वो ये थे कि वो कहीं से भी सब्जियां और जो मसाले होते हैं, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर एक चीज को ले आते थे. यानी अगर ये ऐसी प्लेस पे भी रहने जाते थे जहां पर कोई भी नहीं रहता है, डेसोलेट है, बिल्कुल अनइनहैबिटेड है, वहां पे लोग रहते ही नहीं है, ऐसी जगहों पे से भी वो जो है खाने की चीजें आराम से ले आते थे. वो सब्जी हो, वो मसाले हो, जो भी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं खाना बनाने के लिए. तो ये एक क्वालिटी भी लगती थी महिंद्रा को कि कैसे ईश्वरन जो है वो कहीं ना कहीं से चीजें ले ही आते हैं. विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. और ऐसी जगहों से, ऐसे लैंडस्केप से जहां पे दूरी दूरी तक, माइल्स माइल्स तक कोई दुकान नहीं दिखती, कोई शॉप नहीं दिखती, वहां से भी ये चीजें जो है ढूंढ कर ले आते थे.
He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ कॉन्जर अप का मतलब होता है टू गैदर और क्रिएट विथ मैजिक, ऐसा बोला जादुई तरीके से जो है वो चीजें ढूंढ लेते थे। एंड द मोस्ट डिलिशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर। तो 1 घंटा ही हुआ होता है उनको, जिंक शीट मतलब जो टीन वाली जो छत होता है, घर होता है, वहां पे भी ये पहुंचते थे ना, तो वहां पर भी इजीली ये क्या कर सकते थे, ये सब्जियों को जो है बढ़िया 1 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ भी लेते थे और उसको बहुत अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली कुक भी करते थे, जो कि बहुत टेस्टी भी होती थी। क्लियर? ऑल राइट। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shade, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. तो जब तक महिंद्रा जो है वो जल्दी उठ जाते थे सुबह, वो फिर जो है अपना खाना वाना खाकर, ब्रेकफास्ट करके, नाश्ता करके वो अपने काम के लिए चले जाते थे। और तब तक क्या करते थे ईश्वरन? तब तक ईश्वरन जो है वो उनको खाना बना के देते थे, वो अपने लिए प्रिपेयर्ड फूड लेके जाते थे महिंद्रा। दूसरी बात, वो जो है पूरा घर साफ करते थे, पूरा शेड जो है, जो जिंक शीट बोली है, उन सबको पूरा साफ करते थे, कपड़े धो देते थे और फिर अपना बिल्कुल रिलैक्स्ड बेथ करते थे, बेथिंग करते थे, नहाते थे। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, बहुत जल्दी जल्दी पानी जो है, बहुत सारे बकेट जो है पानी के डालते थे अपने ऊपर, बाल्टियां जो है पानी की डालते थे। एंड फिर मटर करते थे, प्रेयर ऑल द वाइल। मटरिंग यानी धीरे धीरे जो है मोमो करके बोलना, तो वो जो है स्पीक इन अ लो वॉइस को बोलते हो मटरिंग। तो धीरे धीरे जो है वो प्रेयर्स भी बोलते जाते थे। एंड दिस इज हाउ वो जो है अपना पूरा रूटीन था उनका जब महिंद्रा काम के लिए चले जाते थे। क्लियर? ऑल राइट। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक ये सब कुछ करते करते क्या हो जाता था, लंच टाइम हो जाता था, यानी कि दोपहर हो जाती थी। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, तो वो लंच करते थे, अपना खाना खाते थे और फिर सोने के पहले, डोजिंग ऑफ यानी फॉलिंग अस्लीप, इसके पहले कि उनको नींद आए उसके पहले वो कुछ रीड करते थे, पढ़ते थे। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, तो वो सॉर्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की कोई बुक होती थी जो तमिल में लिखी होती थी, और वो एक तमिल थ्रिलर होती थी जिसमें सस्पेंस होता था, कुछ अलग ही बिल्कुल एंड होता था। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall, और इस बुक में जो भी imaginative descriptions होते थे जिसके बारे में बिल्कुल imagine करके लिखा गया है, जो रियल नहीं होता था, and also जो narrative flourishes थे, इसका मतलब क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो बिल्कुल अलग तरीके से डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता था बहुत ही क्रिएटिवली, वो सब चीजें ईश्वरन को जो है बांध के रखती थी। इन थ्रॉल का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पार, यानी ये जो बुक में स्टोरीज होती थी वो बिल्कुल पकड़ के रखती थी ईश्वरन का जो फोकस था, जो कॉन्सेंट्रेशन था, इतनी अच्छी लगती थी उनको ये सारी बुक्स। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और ये जो बुक्स वो पढ़ते थे उसी से उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो उसी से रिलेटेड होता था, या फिर वही चीजें जो है इन्फ्लुएंस्ड थी उनकी स्टोरीज। कैसे वो तमिल की जो बुक्स पढ़ते थे उसमें थ्रिलिंग स्टोरीज होती थी, वही स्टोरीज को यूज करके वो अपनी स्टोरीज भी बनाते थे। समवेयर ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज स्टोरीज। क्लियर? ऑल राइट। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो जब भी उनको ऐसा लगता था कि वो कोई छोटा सा भी इंसिडेंट नरेट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से करते थे, उसको सस्पेंस ले आएंगे, कुछ सरप्राइज ले आएंगे एंड में कि बिल्कुल मजा आ जाए। तो इस तरीके से वो अपनी स्टोरीज लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. फॉर एग्जाम्पल, उनको अगर ऐसी स्टोरी सुनानी है कि वो एक अप्रूटेड ट्री देख रहे हैं जिस पेड़ को उखाड़ के निकाल लिया है, तो वो स्टोरी भी वो इस तरीके से नहीं बताएंगे कि डायरेक्ट बता दें कि भाई उन्होंने एक ट्री देखा। वो बोलेंगे बिल्कुल अपने आईब्राउज को पहले तो आर्क करेंगे, यानी शेप में लेकर आएंगे, बिल्कुल जेस्चर लाएंगे, तुम्हें पता है क्या हुआ, इस तरीके के जेस्चर्स को स्टार्ट करेंगे। फिर बोलेंगे कि जो रोड था वो बिल्कुल खाली था, डेजर्टेड था, और फिर मैं वहां पर बिल्कुल अकेला था। जैसे कि एक सस्पेंस आए दिमाग में आपके, ऐसे नहीं बोल देंगे मैंने एक पेड़ देखा, नहीं, तुम्हें पता है वो बिल्कुल अकेली रोड था, खाली रोड था और वहां पे कोई भी नहीं था, डेजर्टेड था, और मैं वहां बिल्कुल अकेले खड़ा था, ताकि आपको लगे अच्छा फिर आगे क्या हुआ। क्लियर? ऑल राइट। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. तो पहले तुम कैसे बोलेंगे कि road was deserted, I was all alone. ऐसा नहीं बोल रहे मुझे पेड़ दिख गया, नहीं खत्म, नहीं, क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग के जो स्किल्स हैं उनमें बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल अलग ही है। तो वो इसी तरीके से बोलते हैं कि बिल्कुल रोड अलोन था, सॉरी डेजर्टेड था, मैं अकेले खड़ा था उस पर। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast, और फिर मुझे ऐसा एकदम से कुछ दिखा जो कि बहुत बड़ा सा बुशी सा बीस्ट यानी एनिमल हो। तो enormous मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज।
lying sprawled across the road. Sprawled का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से पड़े होना, जैसे आर्म्स लेग्स बिल्कुल ऐसे, जैसे कोई प्रॉपर पोस्चर नहीं है, आपको पता ही नहीं आप कैसे पड़े हो, ठीक है. So he was lying, or that was lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back. मैं बिल्कुल almost ऐसे ही होने वाला था कि मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना डर गया ये सब देखकर. But as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. But जैसे ही मैं पास में गया, मुझे क्या दिखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसकी जो ब्रांचेस हैं सब कुछ जो है वो क्या थी, ड्राई थी. तो पहले उनको दूर से लगता है रात के अंधेरे में जब वो अकेले हैं, बिल्कुल अलोन हैं, कि ऐसा कुछ है जो कि बहुत बड़ा एनिमल है. ये डर गए, ये पीछे जाने वाले थे वापस, बट फिर ये जैसे ही आगे जाते तो क्या दिखता है, वो तो एक पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस वगैरह जो है वो फैली हुई हैं, और इस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीस्ट हो. तो ये उनका तरीका था, वो हर एक चीज को बहुत सस्पेंस, बहुत ज्यादा जेस्चर्स, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ सुनाते थे. एंड दिस इज हाउ एक छोटी सी बात को उन्होंने इतना डिफरेंट करके सुनाया. तो इसीलिए हम इनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. क्लियर? ऑल राइट. Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically. अब महिंद्रा को जब ये चीजें वो सुनाते थे ना, तो वो बढ़िया जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच कर चेयर पे बैठते थे और हर चीज को अनक्रिटिकली सुनते थे. यानी आपको पता है, उनको पता होता था ये चीज जो है कोई बड़ी बात नहीं है, तुम डायरेक्ट भी तो बता सकते थे, बट उनको इतना मजा आता था ये सुनने में कि कभी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया ईश्वरन को कि तुम इस तरीके से क्यों स्टोरी को सुनाते हो. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. तो ये अब वो स्टोरी सुनाते हैं कि किस तरीके से एक स्टोरी बिगिन हो रही है, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सी स्टोरीज पता चलने वाली है. तो ऐसे बिगिन करते हैं कौन? ईश्वरन. He would say, the place I come from is famous for timber. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. तो वो बोलते हैं कि जहां से मैं आता हूं वो जगह टिम्बर के लिए बड़ी फेमस है. टिम्बर क्या है? एक ऐसी लकड़ी, ऐसा वुड जिसे कारपेंट्री में यूज किया जाता है, बिल्डिंग में कोई डिफरेंट फर्नीचर बनाना हो, जैसे कह सकते हो कमर्शियल यूज जो होती है ना उन चीजों के लिए जो लकड़ी यूज की जाती है उसको टिम्बर कहते हैं. तो ईश्वरन बताते हैं कि मैं जिस प्लेस को बिलोंग करता हूं वहां पर टिम्बर बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत रिचली वुडेड फॉरेस्ट है. यानी कि हर जगह जो है आपको बहुत कंप्लीटली फिल्ड विद ट्रीज जो है ऐसा फॉरेस्ट मिल जाएगा जहां बहुत ज्यादा लकड़ियां आपको दिखेगी. द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स. लॉग्स क्या होते हैं? ये जो ऐसे वुड के जो टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, इन्हें आप कहते हो लॉग ऑफ वुड. तो इसे जो है एलिफेंट्स के थ्रू यूज कर गाड़ियों में रखे जाते हैं और फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो ये वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जगह जो है वो इस वुड के लिए फेमस है. क्लियर? ऑल राइट. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahut is not able to control them. तो वो फिर पूरा सस्पेंस क्रिएट करते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं दे यानी एलिफेंट्स की. ठीक है, तो वो बोलते हैं एलिफेंट्स जो हैं वो बड़े से बिल्कुल ह्यूज वाइल्ड बीस्ट होते हैं और अगर वो जो है गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, तो फिर कोई सबसे एक्सपीरियंस्ड माहुत क्या होते हैं? वो लोग जो एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं. जैसे आपने देखा होगा एलिफेंट राइड के लिए अगर कोई आता है आपके यहाँ पर, तो एक जो है मैन हमेशा रहता है उसके साथ जो कि आपको बिठाएंगे, राइड कराएंगे, उसे कहते हो माहुत. क्लियर? तो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड माहुत भी होते हैं जो एलिफेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते अगर एलिफेंट्स जो है वो अपने गुस्से में आ जाए या फिर वाइल्ड हो जाए. After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. और ये जब वो इंट्रोडक्टरी चीज बता देते हैं कि वो एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी को बिगिन करते हैं, डायरेक्टली नहीं बता देते, तो उन्होंने ये क्या दिया? ये दिया प्रोलॉग. प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो जो ओपनिंग होती है ना स्टोरी की उसको कहते हैं प्रोलॉग. ये सुनाने के बाद ईश्वरन जो है फिर वो डिटेल्ड, इलैबोरेट का मतलब होता है डिटेल, बिल्कुल डिटेल से डिस्क्रिप्शन में जाएंगे स्टोरी के. और वो स्टोरी किसके बारे में है? एलिफेंट के बारे में. अब हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वही यहां पर मेनली सबसे डिटेल डिस्क्राइब्ड स्टोरी है. क्लियर? ऑल राइट. One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. तो स्टोरी इस तरीके से वो बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, ये जो टस्कर है या जो एलिफेंट है वो भाग गया कहां से? टिम्बर यार्ड से, ये जहां पे वुड्स रखते हैं. और वो जो है हर जगह घूमने लगा, उसने सारी बुशेस को स्टैम्प यानी हिटिंग विद फोर्स, पैरों से जो है वो सारी बुशेस खराब करने लगा, क्रीपर्स को निकालने लगा, सारी ब्रांचेस उसने अपनी मर्जी से एट विल यानी अपनी मर्जी से कभी भी तोड़ने लगा. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. और फिर वो बोलते हैं ईश्वरन कि आपको तो पता ही है कि जब एलिफेंट पागल हो जाता है तो किस तरीके से बिहेव करता है. ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump out, stamping his feet in emulation of the mad elephant.
तो पहले तो इम्यूलेशन का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट करना किसी को। तो इतने ज्यादा ईश्वरन अपनी खुद की स्टोरी में खो जाते थे कि जैसे अगर वो ये बता रहे हैं कि एलिफेंट जो है वो आया और वो स्टैम्प कर रहा है, चीजों के ऊपर कूद रहा है, तो जो ईश्वरन है वो भी अपनी कुर्सी से उठ जाएंगे, जहां पे बैठे वहां से उठ जाएंगे और खुद वैसे कॉपी करके दिखाएंगे कि एलिफेंट आया, वो एकदम से करने लगा, बिल्कुल जंप, सारी चीजों को उसने कुचल दिया। तो ऐसे वो एक्ट करके दिखाएंगे ताकि सामने वाले को वो स्टोरी जो है वो और ज्यादा मजेदार लगे। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, ही वुड कंटिन्यू। फिर उसके बाद ईश्वरन कंटिन्यू करते हैं कि फिर ये जो एलिफेंट है वो आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन यानी कि जो टाउन का बाहर का एरिया है, जो ओपन सिटी एरिया है, वहां तक पहुंच जाता है। और ये एलिफेंट जो है वो क्या करता है, जितनी भी बाउंड्रीज है, फेंसेस हैं, उनको ऐसे तोड़ता है जैसे कि कोई माचिस की तीली तोड़ रहा हो, मैचस्टिक तोड़ रहा हो। तो वो जो है अपनी मर्जी से बिल्कुल फेंसेस को इस तरीके से तोड़ देता है, इतना, क्योंकि पावरफुल एलिफेंट है, उसके लिए तोड़ना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है बाउंड्रीज को। तो इस तरीके से ईश्वर बताते हैं कि वो इतना ज्यादा मैड हो गया था, अनकंट्रोलेबल हो गया था एलिफेंट, कि उसने वो सारी जो फेंसेस हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको भी ब्रेक कर दिया। क्लियर? ऑल राइट। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. और फिर वो पहुंच गया कहां पर? मेन रोड पे, जहां पे सारी स्टॉल्स, सारी शॉप्स लगी हैं, और उसने सारी जितनी भी शॉप्स हैं उनको स्मैश कर दिया, कुचल दिया, खराब कर दिया। भले ही वो फ्रूट्स की जो कार्ट्स थे वो था, मड पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन बने हुए थे, या फिर कपड़ों की दुकान थी, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। People ran helter skelter in panic, और फिर जो लोग हैं वो बिल्कुल चिल्ला के भाग रहे हैं इधर उधर। हेल्टर स्केल्टर यानी कि हितर थितर, हेयर एंड देयर। इन पैनिक यानी कि बहुत ज्यादा डर गए वो, ऐसी सिचुएशन आ गई तो ऐसे वो भाग रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया है। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. और फिर एलिफेंट कहाँ पहुंच गया? स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया, जहां पे सारे बच्चे जो है वो खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल यानी कि वो बिल्कुल दीवारों के इधर से जो है तोड़ के आ जाता है, यानी जो एलिफेंट है कैसे एंटर हुआ, जो ब्रिक की वॉल थी उसको तोड़कर एंटर हो जाता है स्कूल ग्राउंड में, जहां पे सारे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, और सारे बच्चे जो है भाग गए, अपनी क्लासरूम में एंटर हो गए और सारे डोर्स बंद कर दिए ताकि एलिफेंट जो है वो उनको नुकसान ना पहुंचा पाए और वो डोर्स के अंदर या क्लासरूम में एंटर ना हो पाए। क्लियर? ऑल राइट। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs. फिर बताते हैं ईश्वरन कि ये जो बीस्ट है यानी जो एलिफेंट है, जो वाइल्ड एनिमल है, वो ग्रंट करने लगा। ग्रंट का क्या मतलब है? मेड अ लाउड साउंड, यानी बहुत खतरनाक आवाजें करने लगा। एंड वैंडर्ड अबाउट, और हर जगह जो है वो घूमने लगा, रोम करने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है ना, जो गोल करते हैं, उसको उसने पुल कर लिया। देन टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल खेलते हो तो बीच में एक नेट लगी होती है, उसको उसने पूरा टीयर कर दिया, फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और एक ड्रम रखा हुआ, बैरल रखा है जिसमें पानी है, और उसको उसने क्या किया? किक कर दिया और फ्लैटन यानी बिल्कुल दबा दिया। किसको? ड्रम को। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जितने भी श्रब्स वगैरह थे, जो कुछ भी वहां पर गार्डन में उगा हुआ था, वो सब कुछ उसने अपरूट कर दिया, उनको जड़ से बाहर निकाल दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, और टीचर्स इतना डर गए कि वो स्कूल की बिल्डिंग पे जाके खड़े हो गए, छत पे चले गए। From there they helplessly watched the depredations of the elephant, और क्योंकि टीचर्स और कुछ कर नहीं सकते थे, एलिफेंट को तो पकड़ नहीं सकते वो, तो वो जो है टेरेस पे चले गए, छत पे चले गए स्कूल बिल्डिंग के, और वहां से हेल्पलेसली, जैसे उनके पास कोई होप ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते वो, उस तरीके से वो ये सारे डेप्रेडेशंस यानी कि एक्ट ऑफ अटैकिंग, जो अटैकिंग के एक्ट होते हैं ना, जिस तरीके से एलिफेंट सारे अटैक्स कर रहा है सब चीजों पे, वो डेप्रेडेशंस जो है वो वहां छत से खड़े होकर देख रहे हैं। क्लियर? ऑल राइट। There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. तो यहाँ वो बोलते हैं कि ऐसा था कोई सोल यानी कोई दिख ही नहीं रहा था ग्राउंड पे, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो है पूरा जो टाउन है वो एकदम से खाली हो गया और हर एक इंसान जो है वहां से जा चुका है। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. अब ईश्वरन बोलते हैं कि मैं उस वक्त जो हूँ छोटा बच्चा था, मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, जूनियर सेक्शन में पढ़ रहा था, और मैं भी रूफ टॉप से यानी छत से ये सब चीजें देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. वो बोलते पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ, मैंने अपने टीचर के हाथ में जो स्टिक थी, जो केन थी, उसको लिया और मैं जल्दी से सीढ़ियों से बाहर नीचे चला गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. और ये एलिफेंट जो है वो ग्रंट कर रहा था, आवाजें कर रहा था, साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, और menacingly यानी कि थ्रेटिंगली, और डराते हुए वो उसके जो swung यानी कि स्विंग कर रहा था, हिला रहा था। जो ब्रांच ऑफ ट्री उसके ट्रंक में फंसी हुई थी, जो टहनी जो भी है, जो भी उसने अपने ट्रंक में यानी कि अपने बिल्कुल सूंड में पकड़ ली थी, वो जो है हिला रहा था ऐसे जैसे वो डरा रहा हो। और ये सब वहां पे बता रहे ईश्वरन वो देख रहे थे। क्लियर? ऑल राइट।
It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. तो ईश्वरन बोलते हैं वो क्या कर रहा था, वो अपने फीट को बार बार स्टैम्प कर रहा था, जिससे सारी धूल वगैरह जो है वो उड़ रही थी। और ये देखकर कोई भी डर जाए, ये बहुत डरावना सा सीन था। बट मैं जो हूँ धीरे धीरे उसकी तरफ गया और मेरे हाथ में क्या थी, स्टिक थी, केन थी। People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. और सारे लोग जो हैं वो ऐसे देख रहे थे, हिल ही नहीं रही थी उनकी नजरें, ऐसा लग रहा था किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है, जब कोई जो है किसी चार्म से या किसी चीज से आपको वशीकरण जो बोलते हो हिंदी में, वो कर ले, यानी कि टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और डायरेक्ट कंप्लीटली एज बाय पर्सनल चार्म, वर्ड्स और डोमिनेशन। किसी चीज से इन्फ्लुएंस कर देना उसे कहते हो हिप्नोटाइज। तो लोग इतना ज्यादा खो गए थे ये सब देखते हुए कि वो बिल्कुल ये सारी चीजें जो है वो छत से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. और एलिफेंट जो है उनके पास आ ही रहा था, बिल्कुल भागने की कोशिश कर ही रहा था उनकी तरफ से। आया वो एकदम से रेड आइड, यानी गुस्से में उसकी आंखें थी एलिफेंट की, और वो जो है ट्रम्पेटेड, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एलिफेंट्स, वो उस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करने लगा। क्लियर? ऑल राइट। At that moment, I moved forward and mustering all my force, wagged its third toenail on the quake. और फिर वो बोलते हैं फिर उसी मोमेंट पे मैं भी आगे बढ़ा और मैंने मस्टरिंग यानी कि टू गैदर, यानी इकट्ठा करना, अपनी पूरी हिम्मत जुटाना, all the force, wagged its third toenail on the quake. Wagged का मतलब क्या होता है, hit noisily. मैंने उसकी जो थर्ड टोनेल थी उस पे एकदम से खींच के स्टिक को मारा। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. और ये जो एनिमल था वो बहुत ज्यादा शॉक्ड था, स्टन्ड था, यानी अमेज था कि ये एकदम से क्या हुआ। फिर वो शिवर करने लगा, वो कांपने लगा और एकदम से वो ग्राउंड पे गिर गया और फिर वो कोलैप्स हो गया, यानी कि वो बेहोश हो गया या गिर गया। तो इस तरीके से वो बताते हैं ईश्वरन कि कैसे उन्होंने सबको इस एलिफेंट से बचाया और उसको कंट्रोल किया। क्लियर? ऑल राइट। वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। अब यहां तक स्टोरी बता दी ईश्वरन ने कि कैसे वो जो एलिफेंट है वो गिर गया, पर बाद में क्या हुआ वो चीज वो बताने से पहले क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं स्टोरी बताते बताते। एंड ही वुड सी मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। और मम्बलिंग यानी धीरे धीरे लो वॉइस में बोलते हुए जो ईश्वरन है वो बोलते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैं जाता हूँ किचन में, लेट मी लाइट द गैस, और मैं खाना गर्म करके आता हूँ। यानी वो स्टोरी को यहाँ छोड़ के चले जाएंगे, सामने वाले का जो सस्पेंस है वो बिल्कुल मेंटेन्ड रहे। Mahindra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. तो महिंद्रा जो है वो ये सारी स्टोरी को rapt attention यानी कि completely fascinated और absorbed by what one is seeing or hearing. कंप्लीटली फोकस के साथ, बिल्कुल खुश होकर, इंप्रेस होकर बिल्कुल वो स्टोरी सुन रहे थे और एकदम से वो स्टोरी सुनाते सुनाते वो चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो बीच में लटक जाना, बोलता है ना कि बिल्कुल पता ही नहीं है कि कहाँ पे रह गए, तो वो जो है वेट कर रहे हैं आगे की स्टोरी का। और अगर ईश्वरन जब वापस भी आते हैं तो वहीं से वो स्टोरी स्टार्ट ही नहीं करते, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो भूल जाते कि उन्होंने स्टोरी कहाँ छोड़ी थी, तो वो जो है वहीं से पिकअप नहीं करते द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, यानी कि क्योंकि ऐसे बोला है वीव कर रहे हैं, स्टोरी को बना रहे हैं, तो जहां पर वो धागा छोड़ा था वीव करने का, उस धागे से ही वो स्टोरी बिगिन नहीं करते। सो पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी मीन्स टू रीस्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम वेयर वन लेफ्ट इन ऑर्डर टू अराउज क्यूरियोसिटी। तो वहां से स्टार्ट ही नहीं करेंगे स्टोरी ताकि और सस्पेंस मेंटेन रहे। तो इस तरीके से जो है महिंद्रा जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि आगे क्या हुआ। क्लियर? ऑल राइट। Mahindra would have to remind him that the conclusion was pending. When a veterinary doctor was summoned to revive the animal, ईश्वरन would shrug casually. तो जो महिंद्रा है वो उनको रिमाइंड करते हैं ईश्वरन को कि अरे भाई कंक्लूजन तो बचा हुआ है, स्टोरी का हुआ क्या, एट द एंड क्या हुआ ये तो बताओ। तो फिर जो है ये बहुत ही कैजुअली ईश्वरन श्रग मतलब ऐसे शोल्डर्स को ऐसे हिलाते हुए कि हाँ उसमें क्या है, ऐसा टाइप, उसे कहते हो श्रग करना। तो बड़ी कैजुअल मैनर में वो बोलते हैं कि हाँ फिर वेटरनरी डॉक्टर आए और उन्होंने फिर जो है उसको लेकर गए एनिमल को, उसको ठीक करने के लिए। वेटरनरी डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर who specializes in treating animals. So animal doctor को कहते हैं वो veterinary doctor या vet कहते हैं in short. And summoned का मतलब होता है called. And so the veterinary doctor was called so that वो जो है animal को वापस से ठीक कर सके. That's it. So this was the end of the story. तो यहाँ पर जिस तरीके से ये स्टोरी बताई गई है, obviously सुनने में तो लगता है कि थोड़ी नकली स्टोरी है, मे बी ये सही नहीं थी, क्योंकि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो जूनियर सेक्शन में पढ़ता है वो इतने बड़े एलिफेंट को कंट्रोल कर लेगा, बाकी लोग जो है वो देख रहे हैं। क्लियर? तो ऐसा लगता है रियलिस्टिक तो नहीं है, बट द वे ईश्वरन टेल्स हिज स्टोरी और नरेट्स हिज स्टोरी इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्लियर? ऑल राइट। 2 days later, it was led away by its माहुत to the jungle. और उसके बाद वो एलिफेंट ठीक हो गया और 2 दिन बाद उसके जो माहुत थे जो उसका ध्यान रखते थे वो उसको वापस से जंगल ले गए।
Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? और फिर वहां पे महिंद्रा शॉक्ड है भाई कि कैसे चल रही है स्टोरी, कैसे तुमने बचा लिया। तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने कैसे किया, हाउ डिड यू मैनेज टू जस्ट कंट्रोल दिस वाइल्ड बीस्ट? It has something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate और jujitsu it is called. मतलब एक थर्ड टोनेल पे कुछ ऐसा क्या किया तुमने कि एकदम से वो गिर ही गया, इतनी सी चीज पे गिर गया वो। तो वो प्रूफ बोलते हैं कि सर ये कुछ शायद जापानीज आर्ट है, जिसे शायद कराटे या जूजित्सु ऐसा कुछ कहते हैं। तो इस टाइप की कोई कराटे टेक्निक होती है, मार्शल आर्ट होता है, जिसके थ्रू आप इस तरीके से किसी भी चीज को गिरा सकते हो। I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. तो वो उन्होंने पढ़ा हुआ था इसके बारे में कि कुछ ऐसी स्टेप होती है इसकी कि अगर उसी स्टेप को उसी तरीके से परफॉर्म किया जाए तो बॉडी को वो थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज यानी कि मूवमेंट बंद हो जाता है बॉडी का। सो टेम्परेली उस एलिफेंट को जिस तरीके से हिट किया गया उसकी थर्ड टो नेल पे, वो जो है पैरालाइज हो गया था थोड़े टाइम के लिए। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. और एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन ईश्वरन की कोई ऐसी स्टोरी ना हो जिसमें हॉरर हो, डरावनी स्टोरी हो, सस्पेंस हो या फिर एडवेंचर हो, कुछ बिल्कुल डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो ऐसी स्टोरीज जो है वो डेली सुनाते थे किसको? महिंद्रा को। क्लियर? ऑल राइट। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. तो भले ही वो स्टोरी जो है वो क्रेडिबल हो या ना हो, इसका मतलब एबल टू बी बिलीव्ड और कन्विंसिंग, यानी सही हो या ना हो, ऐसी कोई स्टोरी हो जो कि सुनकर महिंद्रा को लगता है अरे ये तो होगा ही नहीं, तो रियल है ही नहीं, बट फिर भी वो स्टोरीज जो हैं बहुत इंजॉय करते थे, उसको बड़े प्यार से सुनते थे और उनको मजा आता था। क्यों? क्योंकि जो एक इनिमिटेबल वे था, यानी कि यूनिक वे जो था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे था ईश्वरन का स्टोरी सुनाने का, उस वजह से वो हर एक स्टोरी को जो है बिलीव कर लेते थे एंड ही वाज लाइक ठीक है मजा आ रहा है। क्लियर? ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. तो महिंद्रा ऑब्वियसली ट्रैवल करते रहते थे, वो टीवी लेके तो जाएंगे नहीं अपने साथ, राइट? तो वो जहां भी जाते थे वहां टेलीविजन नहीं है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, तो उनके लिए टीवी से भी अच्छा काम कौन कर देता है, या टीवी जैसा काम कौन कर लेता था? ईश्वरन। क्योंकि टेलीविजन क्यों देखता है इंसान? एंटरटेन होने के लिए, कुछ डिफरेंट देखने के लिए, और वही ईश्वरन करते थे, उनको एंटरटेन करते थे, उनकी स्टोरी सुनाते थे इतने अलग वे में। सो दिस इज हाउ वो टीवी जो है उसकी कमी पूरी करते थे महिंद्रा की लाइफ में। क्लियर? ऑल राइट। One morning when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक टाइम क्या होता है, ऑब्वियसली हमें पता है महिंद्रा की कैसे रूटीन होती थी, जल्दी उठते थे, ब्रेकफास्ट खाते थे, फिर जो ईश्वरन उनको खाना पैक करके देते थे वो ले जाते थे। तो जब वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहे थे, ईश्वरन ने जाके पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ स्पेशल आज बना सकता हूँ? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. तो वो बोलते हैं आज जो है एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, एक बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस क्या होता है, हम जो है डिफरेंट टेस्टी खाना डेलिकेसीज बनाते हैं टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा को खिलाने के लिए हम खाना बनाते हैं। आप सबको पता है हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, राइट? जब ऐसा कुछ पूरा कंप्लीट मंथ होता है जिस दिन हम मानते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स हैं वो हमारे डोर्स पर हैं या हमारे घर पर हैं, और हम जो है उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं जो उनको पसंद होता है, सो दैट वो जो है खुश हो जाएं, ऐसा मान्यता है, राइट? तो वही चीज है यहाँ पर ईश्वरन है वो महिंद्रा को बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस में भी ये चीज है कि हम अपने एंसेस्टर्स के स्पिरिट्स को फीड करने के लिए डिफरेंट टेस्टी खाना बनाते हैं आज के दिन। तो आप बताइए मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं क्या? क्लियर? ऑल राइट। That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary का मतलब क्या होता है? कुकिंग स्किल्स। तो उस रात को जो है महिंद्रा को बहुत टेस्टी खाना खाने को मिला, क्योंकि ईश्वरन ने बहुत ही मोस्ट डिलिशियस खाना जो है बनाया था, और इसी की वजह से वो कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं ईश्वरन की कुकिंग स्किल्स को। He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. But वो जो है बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे ईश्वरन ये सुनकर, पर सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो जो है कहाँ चले गए? लॉन्च्ड इनटू, इन्होंने स्टार्ट कर दी एक और स्टोरी जो कि है मोस्ट गैरिश, यानी कि समथिंग विच इज टू कलरफुल एंड फैंसी दैट इज डिसलाइक, यानी बहुत ज्यादा ओवर उस तरीके की स्टोरी में चले गए वो, जिसमें सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात की गई है, रिलेटेड टू घोस्ट एंड स्पिरिट्स, यानी भूत वाली बातें जो है, भूत की जो स्टोरीज है, हॉरर अकाउंट जो है, अब उन्होंने सुनाना स्टार्ट कर दिया।
You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. तो वो एकदम से जो है सुपरनैचुरल पावर यानी घोस्ट वाली की स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं सर आपको पता है यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ना इस फैक्ट्री एरिया में ये पहले एक बरियल ग्राउंड होता था. बरियल ग्राउंड यानी ऐसी ग्राउंड जहाँ पर जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडीज को बरी किया जाता है. तो इस तरीके की हॉन्टेड प्लेस है ये. नाउ महिंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील. तो रेवरी का मतलब क्या होता है, एक जो हम खो जाते हैं किसी चीज में, जैसे डे ड्रीमिंग करना या फिर कोई चीज बहुत अच्छी हो जाए तो हम उसी में खोए हुए हैं, प्लेजेंट बिल्कुल एक्सपीरियंस है. तो महिंद्रा ने इतना अच्छा खाना खाया था तो वो उसमें थे ही बिल्कुल उसी में खोए हुए थे, वो एंजॉय कर रहे थे उस एक्सपीरियंस को. तभी वो एकदम से शॉकिंग तरीके से बाहर आते उस चीज से, जैसे उनको बताते हैं ईश्वरन कि यहाँ पर पहले क्या था, एक बरियल ग्राउंड था. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. तो बोलते मुझे तो पहले ही पता था, फर्स्ट डे जब मैं आया तो मैंने जो है एक ह्यूमन स्कल देखा था कहाँ पर, रोड पे पड़ा हुआ. तो तभी मुझे समझ आ गया था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. और आजकल भी मैं जो हूँ क्या देखता हूँ, मैं बहुत सारी ह्यूमन बोन्स, बहुत सारे स्कल्स जो है रोड पे देखता हूँ. यानी इतनी डरावनी तरीके से बताते हैं वो किसको, महिंद्रा को, कि ये जगह क्या है, हॉन्टेड है. क्लियर, ऑल राइट. He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. फिर बोलते हैं वो धीरे धीरे स्टोरी सुनाता है. अभी इनकी सेकंड स्टोरी है जो वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ रात को बहुत सारे भूत देखता हूँ, घोस्ट देखता हूँ. तो इस तरीके से वो बताने लगते हैं अपनी स्टोरी को. आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो, बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. इट इज एन अगली क्रीचर विथ मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इतनी आसानी से डरता वरता नहीं हूँ भूत से, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत वाला इंसान हूँ. कौन बोलते हैं, ईश्वरन बोलते हैं. बट एक घोस्ट है, एक बहुत ही डरावनी सी घोस्ट है, हॉरिबल घोस्ट है. वो है एक वुमन की, ठीक है, एक फीमेल घोस्ट है जो कि जो ना आती जाती रहती है कब, रात के टाइम, मिडनाइट आफ्टर 12 AM ड्यूरिंग द फुल मून. जब फुल मून होता है ना, पूनम की रात जिसे आप बोलते हो, तो उस वक्त जो है वो हमेशा आती जाती रहती है. इस तरीके से वो स्टोरी बताते हैं. इट इज एन अगली क्रीचर विथ मैटेड हेयर. वो भूत कैसी दिखती है, वो जो है बहुत अगली सी दिखती है. ऑब्वियसली ब्यूटीफुल तो होगी नहीं, ऊपर से उसके मैटेड हेयर है यानी उलझे उलझे बाल है, बहुत खराब से बाल है. एंड अ श्रिवल्ड फेस. श्रिवल्ड का मतलब होता है रिंकल्ड एंड श्रंकन, यानी बिल्कुल श्रंक, बिल्कुल झुर्रियां पड़ रही हो, लाइंस पड़ रही हो, इस तरीके का उसका फेस है. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म. ऐसा लगता है एक स्केलेटन है, हड्डी का ढांचा है, और उसके हाथ में एक फीटस है. फीटस का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी, यानी जो बेबी अभी तक बॉर्न भी नहीं हुआ है. तो इस तरीके का फीटस जो है उसके हाथ में होता है, एक स्केलेटन है, और उस तरीके से वो घूमती रहती है. और ये बहुत ज्यादा डरावनी भूत है. क्लियर, ऑल राइट. Mahindra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन. Obviously ये बात सुनकर महिंद्रा डर जाते हैं कि भाई यहाँ पर भूत है, तो वो जो है कांपने लगते हैं और फिर वो एकदम से बोलते हैं कि तुम पागल हो ईश्वरन, ऐसी बातें मत करो. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आत्मा, भूत, स्पिरिट, घोस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये सिर्फ एक फिगमेंट है, ये एक फॉर्म्ड फ्रॉम इमेजिनरी एलिमेंट है. यानी आप जो है अपनी इमेजिनेशंस की वजह से ऐसी चीजों को फॉर्म कर लेते हो, ऐसी नोशंस हैं. तो ऐसा कुछ नहीं होता कि स्पिरिट या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तो वो ईश्वरन को बोलते हैं कि तुम अपना पेट वगैरह ठीक करवा के आओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का चेकअप कराओ और अपने दिमाग का भी चेकअप कराओ, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो नॉनसेंस है, वो बिल्कुल फालतू बात है. तो महिंद्रा इज लाइक देयर इज नो सच स्पिरिट, घोस्ट, समथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. इट्स जस्ट अ फिगमेंट, इट्स जस्ट अ क्रिएटिव थिंग फ्रॉम योर माइंड, imaginary thing that you create in your mind. And he asked Ishwaran to get his checkup done, his treatment done, because he was talking something which was illogical nonsense. Clear, all right. He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. तो वो जो है ईश्वरन रूम छोड़ के चले जाते हैं and retired for the night, यानी कि अब हो गया, रात का काम हो गया, and वो चले जाते हैं अपने रूम में. और यहाँ पर ये जो महिंद्रा है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईश्वरन सल्क करेंगे फॉर अ कपल ऑफ डेज. सल्क का मतलब होता है बी साइलेंट, मोरॉस एंड बैड टेम्पर्ड आउट ऑफ अनॉयंस और डिसअपॉइंटमेंट. यानी जब आपको बुरा लग जाता है किसी चीज का, तो 2-3 दिन तक आप बात ही नहीं करते हो ना ढंग से, बिल्कुल मुंह बना के घूमते रहते हो, उसे कहते हैं सल्क करना. तो इनको लग रहा था कि ईश्वरन भी इसी तरीके से बिहेव करेगा कुछ दिनों के लिए. बट ये शॉक्ड हो जाते हैं कि अगली मॉर्निंग जब नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो ये ईश्वरन है वो क्या कर रहे हैं, ही इज जस्ट बीइंग चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. वो बिल्कुल वैसे ही खुशनुमा है, वैसे ही बातचीत करे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, मस्त थे वो. तो इनको लग रहा था महिंद्रा को मे बी उसको डांट की वजह से बुरा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ही वॉज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. ही वॉज अ वेरी जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो. क्लियर, ऑल राइट.
From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. तो वो सारी बातें जो हैं, जब सुनते हैं ना महिंद्रा, वो जो घोस्ट स्टोरी सुनाते हैं वो उनको, फिर वो जाते हैं रात को और बढ़िया सोने के लिए तैयारी करते हैं, एंड ही जस्ट स्लीप्स. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. तो वो रोज चेक करते थे विंडो के बाहर से, बिल्कुल ये जो डार्कनेस है वहां पर विंडो के घर पे स्टार्स वगैरह चमक रहे हैं, जो पूरा सीन होता था वहां, वो हमेशा ये सब देखते थे विंडो के बाहर बेड पे बैठ के. और वो ये देखते थे कि वो ये चीज से बिल्कुल श्योर हो जाए कि कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है उनको अजीब से क्रीचर की, ऐसा कुछ तो नहीं है कि बाहर कोई डार्क शेप है इन द विसिनिटी, यानी इन द नियर बाय एरिया, यानी कि उनके दिमाग में बैठ गई ये बात भूत वाली. तो वो चेक करते थे कि ऐसा कुछ है तो नहीं. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. बट उनको क्या दिखता था? उनको सिर्फ दिखता था सी ऑफ डार्कनेस, यानी दूर दूर तक डार्कनेस फैली हुई है, इतना ज्यादा डार्क होता था. और ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते थे उनको, जो कि ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, एंड ट्विंकलिंग लाइट्स, सॉरी, और उनको ट्विंकलिंग लाइट्स दिखती थी जो कि बंद चालू हो रही है लाइट्स, किसकी? उस फैक्ट्री की, जो कि बहुत दूरों तक था. तो उनको ऐसा ही कुछ दिखता था बिल्कुल, डार्कनेस है, बहुत ज्यादा डार्कनेस है और लाइट दिख रही है फैक्ट्री की. उनको कभी भी कुछ ऐसा नहीं दिखा जो कि घोस्ट या स्पिरिट से रिलेटेड हो. क्लियर? ऑल राइट. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. तो वो बोलते हैं he always liked to admire the milky white, यानी जो बाहर होता है ना बिल्कुल प्यारी सी एक रोशनी होती है, मिल्की वाइट, बिल्कुल स्टार्स ही स्टार्स हैं, तो वो लैंडस्केप उनको देखना, मून लाइट देखना, ये सब उनको बहुत पसंद आता था. किसको? महिंद्रा को. बट जब से उन्होंने ईश्वरन की स्टोरी सुनी थी ना फीमेल घोस्ट वाली, वो हमेशा बाहर देखना जो है अवॉइड करते थे व्हेन द मून वाज फुल, जब भी फुल मून होता था, क्योंकि उन्होंने बोला ना फुल मून के टाइम पे वो जो फीमेल घोस्ट है वो आती जाती रहती है. तो ये चीज जो उनके दिमाग में बैठ गई थी, भले घोस्ट वोस्ट हो या ना हो, साइकोलॉजिकली वो अफेक्टेड हो गए थे. एंड ही यूज्ड टू बिलीव कि शायद हाँ बाहर घोस्ट है, तो वो बाहर देखना पसंद ही नहीं करते थे अब, जो कि उनको बहुत पसंद था बिफोर लिसनिंग टू द स्टोरी दैट वाज नरेटेड बाय ईश्वरन. क्लियर? ऑल राइट. One night, Mahindra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. एक बार क्या होता है, एक रात को महिंद्रा की नींद खुल जाती है, उसको एक छोटा सा साउंड सुनाई देता है, मोन यानी क्राइंग साउंड, जैसे कोई रो रहा है, और वो साउंड जो है उनके विंडो के आसपास से आ रहा होता है, तो वो साउंड सुन के उनकी नींद खुल जाती है. At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले उनको लगा कि शायद कोई कैट है, कोई बिल्ली है, प्राउलिंग यानी सर्च कर रही है, तो वो ऐसे आवाज कर करके सर्च कर रही है, ढूंढ रही है किसको? चूहे को, माइस को. तो वो इस तरीके से सोचते हैं मे भी चूहे पकड़ रही है बिल्ली, इस तरीके का इसलिए साउंड आ रहा है. तो पहले वो नॉर्मल थे, बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर अ कैट. पर उनको लगता है कि ये साउंड बहुत ज्यादा हार्श है किसी कैट के लिए. कैट का साउंड इतना हार्श नहीं होता, इतना कठोर नहीं होता, कोर्स नहीं होता, बट ये साउंड जो है बहुत ज्यादा हार्श साउंडिंग है, तो ये कैट का साउंड नहीं हो सकता. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. तो उनको क्या लग रहा था कि भाई वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि मैं नहीं देखूं विंडो के बाहर, नहीं तो कुछ ऐसा ना दिख जाए जिसकी वजह से मेरा हार्ट स्टॉप करना बंद कर दे, यानी कि वो शॉक्ड हो जाएं और वो उनको एक तरीके का शॉकिंग रिएक्शन हो उनका और वो नहीं देख पाए चीज. तो वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे, बट क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा डरावना ना दिख जाए उनको जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. क्लियर? ऑल राइट. But the wailing became louder and less feline. But जो साउंड था, जो वेलिंग था, क्राइंग साउंड था, वो बहुत तेज होता गया, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था बार बार आवाज उसकी जो है पिच जो है बढ़ती जा रही थी. एंड लेस फेलिन. फेलिन क्या होता है? फेलिस जो है फैमिली होती है कैट्स की, तो फेलिन मतलब एनीथिंग जो कि फैमिली ऑफ कैट्स को बिलोंग करता हो, रिलेटिंग टू कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. तो ऐसे कैट टाइप की आवाज जो है वो नहीं हो रही थी और बहुत कम ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्ली की आवाज हो. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. और वो अपना ये जो टेम्पटेशन है, जो ग्रीड था या फिर जो एक होता है ना कि देख लो बाहर देख लो, वो चीज को नहीं रोक पाए. उनको लगा कि देख लेना चाहिए साउंड कहाँ से आ रहा है, और वो उन्होंने क्या किया, जो विंडो सिल होती है ना, ये जो विंडो होती है उसके नीचे जो ये बाउंड्री होती है उसे कहते हैं विंडो सिल, और वो धीरे से झुक्के से धीरे धीरे देख रहे थे बाहर कि कुछ उनको पता लग जाए कि भाई आवाज कहाँ से आ रही है. And then he was able to see the moonlight outside. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. फिर उनको दिखता है कि बहुत थोड़ी दूरी पे एक जो है डार्क कलर का क्लाउडी सा कोई क्रीचर है और उसके हाथ में क्या है? एक बंडल है. क्लचिंग मीन्स होल्डिंग, यानी जैसे कि बताया था ना ईश्वरन ने कि एक फीमेल है, कोई घोस्ट है, उसके हाथ में फीटस होता है, तो ऐसा ही कुछ उनको डार्क सा क्लाउडी सा कुछ फॉर्म दिखा और उसके हाथ में कुछ बंडल था. तो भैया ये तो डर गए, राइट? मतलब जो कुछ ईश्वरन ने बोला था वैसा ही कुछ उनको खिड़की के बाहर दिखता है.
महिंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. अब ये डर गए, he was shivering, he was shocked, और इसीलिए वो जो है वापस से पिलो पे यानी कि अपने तकिए पे सो गए. Panting यानी breathing heavily. He was so much afraid कि उनको समझ नहीं आ रहा था और बहुत जोर जोर से वो breathe कर रहे थे. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. तो जो है वो जैसे ही धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, बाहर आ रहे थे चीज जो उन्होंने देखी, तो उसके बाद ये जो घैसली यानी कि जो हॉरर सा फियर किसी चीज से आप थ्रेटन हो जाओ, डर जाओ, वैसे एक्सपीरियंस से वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, बाहर आ रहे थे. और फाइनली उन्होंने खुद को समझाया और कंक्लूजन दिया कि ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ नहीं बल्कि एक ऑटो सजेशन हो. ऑटो सजेशन यानी सबकॉन्शियस एंड एडॉप्शन ऑफ एन आइडिया विच वन हैज ओरिजिनेटेड वन सेल्फ. यानी जो हम चीज बार बार सोचते हैं ना, तो हमारा माइंड हमको फिर वही चीज दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड जो है. तो उनको यही लग रहा था कि मे बी ये जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि जो मैं सोच रहा था वो ही चीज मेरे को दिख रही है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से डर रहा था, सोच रहा था. तो ऐसा होगा, ये रियल नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज मैं बहुत टाइम से इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, वही सोच रहा था फीमेल घोस्ट के बारे में, तो मेरे माइंड ने मुझे इस तरीके से ये दिखा दिया होगा. क्लियर? ऑल राइट. By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब रात भर वो यही चीज अपने आप को समझाकर सो जाते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है, he is ready, वो नहा धो चुके हैं ना, वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आते हैं. तब तक ये जो कुछ भी हुआ ना, जो भी एक्सपीरियंस था उनका घोस्ट रिलेटेड, वो जो है उनकी मेमोरी से फेड हो जाते हैं, यानी वो भूल जाते हैं. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. और ईश्वरन जैसे कि हमेशा से उनको लंच पैकेट और उनका बैग देते हैं, वैसे उनको देते हैं और डोर पे उनको ग्रीट करते हैं यानी विश करते हैं और फिर उनको वो बैग पकड़ा देते हैं. क्लियर? ऑल राइट. Just as Mahindra was stepping out, ईश्वरन grinned and said, बट जैसे ही महिंद्रा जा ही रहे थे काम पे, अपने घर के बाहर निकल ही रहे थे, तभी ईश्वरन जो है वो ग्रिंड करते हैं यानी कि वो स्माइल करते हैं, बहुत बड़ी सी स्माइल देते हैं और बोलते हैं, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. तो बोलते हैं आपको याद है मैं आपको कुछ दिनों पहले एक स्टोरी सुना रहा था अबाउट अ वुमन जो कि एक घोस्ट है और उसके हाथ में एक फीटस होता है और आप मुझे चिल्ला रहे थे, आप गुस्सा हो रहे थे कि मैं ये सब चीजें जो है इमेजिन करने लगा. ऐसा कुछ नहीं है. And well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. तो वो बोलते हैं कि well, आपने खुद ही उस भूत को देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इमेजिन कर रहा था, बल्कि आपने वो भूत खुद ही देख लिया और मैं जो हूँ आपके जो रूम से साउंड आ रहा था, रोने का साउंड सुनाई दे रहा था, वो सुनते हुए आया था. यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपको सुनाई दे रहा था, बल्कि वो साउंड मुझे भी सुनाई दे रहा था. इसका मतलब सच्ची में मैंने आपने उस भूत को देख लिया जिसकी बात मैं कर रहा था. क्लियर? ऑल राइट. A chill went down Mahindra's spine. स्पाइन क्या होता है? आपकी जो बैकबोन होती है ना, एकदम से ऐसा रिएक्शन था उनकी बॉडी का कि वो शॉक्ड थे, वो डर गए कि अरे मुझे लग रहा था कि ये सब चीजें मुझे ऐसे लग रही हैं, हो रही है, बट है नहीं. बट उनको भी वो साउंड सुनाई दिया तो वो डर जाते हैं. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. तो वो जो है वेट नहीं करते ईश्वरन की बात को कंप्लीट, यानी ईश्वरन शायद आगे कुछ बोलने वाले होंगे, वो बात वो सुनते नहीं है और वो फटाफट ऑफिस की तरफ जाते हैं और अपने पेपर्स जो है वो दे देते हैं. हैंडेड इन पेपर्स का मतलब होता है रिजाइन, यानी कि वो रिजाइन कर देते हैं अपनी जॉब से. रिजॉल्विंग टू लीव, और डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो उस हॉन्टेड प्लेस को उसी दिन छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि अगले दिन वो उस जगह से चले जाएंगे, अब वो वहां नहीं रह सकते. यानी वो इतना डर गए थे, उनको लगा कि सच्ची में यहाँ भूत है, तो उस डर की वजह से वो उस जॉब से रिजाइन कर देते हैं कि वहां वो काम नहीं कर पाएंगे और फिर नेक्स्ट डे वहां से डिसीजन लेते हैं वापस चले जाने का. क्लियर? सो ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज द स्टोरी अबाउट ईश्वरन हु इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर. तो क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है, पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कहाँ करती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी टेलिंग स्किल्स और द इंटरेस्टिंग वे द स्टोरीज आर नरेटेड बाय ईश्वरन. दैट्स व्हाई द चैप्टर इज टाइटल्ड एज ईश्वरन द स्टोरी टेलर. क्लियर? He uses different effects and body language while narrating his story to make it realistic. वो जो है different ways, different body languages, different gestures use करते हैं ताकि वो स्टोरी को sort of live कर सके, यानी कि वो स्टोरी जो है वो realistic लगे. क्योंकि इनकी स्टोरीज अगर आप सुनोगे, जैसे फर्स्ट स्टोरी जो हम सुनने वाले हैं
वो ऐसा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी कन्विंस ना हो, बट द वे ही नरेट्स इट, महेंद्र भी जो है उनको भी पता है कि ये चीज़ जो है वो कन्विंसिंग नहीं है, बट देन टू वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में उसको सुनते हैं और खुश जाते हैं उनकी स्टोरी सुनने को। इनफैक्ट महेंद्र के घर में जो है टेलीविजन नहीं है, बिकॉज वो जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, एक परमानेंट प्लेस नहीं है उनकी जहाँ वो रहें, तो इसलिए उनके घर में टेलीविजन नहीं है। तो टेलीविजन नहीं है तो एंटरटेनमेंट की कमी होगी लाइफ में, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वरन जो है वो उनकी लाइफ के एक एडवांटेज है, एक एसेट है। वो जो है टीवी की कमी बखूबी पूरी करते हैं ईश्वरन, किसकी लाइफ में? महेंद्र की लाइफ में। Now the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra, who worked as a junior supervisor at different construction sites. तो ये पूरी स्टोरी जो है वो गणेश को सुनाई गई है, किसके थ्रू? महेंद्र के थ्रू। और महेंद्र क्या है? वो एक जूनियर सुपरवाइजर हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये एक फर्म में काम करते हैं जहाँ पर उनका काम होता है डिफरेंट सुपरवाइजर्स को भेजना, कहाँ पे भी जहाँ जरूरत है वहाँ पर वो डिफरेंट सुपरवाइजर्स को भेजते हैं। और वहीं पे जूनियर सुपरवाइजर का काम कौन करते हैं? महेंद्रा। तो इनको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके सुपरवाइज करना होता है ओवरऑल, कि क्या वर्कर्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इज एवरीथिंग बीइंग डन ऑन टाइम एंड इन अ प्रॉपर वे। ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करने का काम किसका है? महेंद्र का। He stayed with his cook ईश्वरन। और फाइनली हमें पता चलता है कि वो किसके साथ रहते हैं? कुक के साथ, जिसका नाम है ईश्वरन, द वन जिसके बारे में टाइटल में भी मेंशन्ड है। Mahindra had a transferable job, so he used to keep moving from one place to another very often as per the orders of his head office. तो ईश्वरन जो है वो कुक है इनके, बट महेंद्रा जो है उनकी ऐसी जॉब है विच इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफरेबल जॉब, ट्रैवलिंग जॉब है, कि कभी भी हेड ऑफिस से कोई भी ऑर्डर आ जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन्हें उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रहना पड़ता है, सो दैट वहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट पे वो सुपरवाइज कर सके, सुपरविजन कर सके। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर सॉर्ट ऑफ हमें लगता है कि मे बी कुक को जो है पसंद ना आए, वो कैसे हर जगह ट्रैवल करेगा महेंद्र के साथ, ही कैन गेट अनॉयड कि मैं क्यों ट्रैवल करूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। However, ईश्वरन would always accompany him wherever he went. He took great care of his master and shared interesting stories with him. But the thing is कि ईश्वरन as a person is very nice, he is very adaptable, वो बहुत जल्दी से situations में ढल जाते हैं and he is all okay with this job of महेंद्र। तो महेंद्र को कभी भी पता होता है कि चलो आज यहाँ जाना है, आज इस जगह पे जाना है, हमें टेंट में रहना है, कभी जिंक शीट वाले घर जो आप टिन के घर बोलते हो वहां पर रहना है। तो कुक जो है ईश्वरन, उनको कोई इशू नहीं है, बल्कि उनको तो जो है वो हैप्पीली जाते हैं किसके साथ? महेंद्र के साथ। इनफैक्ट वो बहुत अच्छे से केयर भी करते हैं महेंद्र की, उनका सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच पैक करना, सारे घर के काम करना, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। एंड ऑल्सो जब महेंद्र रात को घर आते हैं तो वो उनको डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी नरेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो महेंद्र जो है, क्योंकि वो एक बैचलर है, उनकी भी शादी नहीं हुई है, सो ही डज नॉट फील्स अलोन एट द प्लेस, एंड हु इज देयर? ईश्वरन इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। क्लियर? ऑल राइट। ईश्वरन इज अ टैलेंटेड स्टोरी टेलर। तो ईश्वरन जो है वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किल्ड है, किस चीज में? स्टोरी टेलिंग में। He had the amazing capacity to find and gather fresh vegetables, no matter how desolate the surroundings may be. दूसरा क्या टैलेंट है इनका कि महेंद्र बताते हैं कि हम अगर कोई ऐसी जगह पे भी जाते हैं जो बहुत डेसोलेट है, डिजर्टेड है, लोग वहाँ रहते ही नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल इनहैबिटेड बाय पीपल, वहाँ पे भी ईश्वरन जो है विद इन सर्टेन जस्ट विद इन एन आवर वो वेजिटेबल्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुकिंग के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो सब ढूंढ भी लेते हैं और परफेक्टली अच्छा डिलिशियस खाना भी बना लेते थे महेंद्र के लिए। तो ये उनको एक डिफरेंट स्किल लगती थी किसकी? ईश्वरन की, कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई शॉप्स ही नहीं है, बिल्कुल माइल्स एंड माइल्स तक डिस्टेंट, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई शॉप्स नहीं दिख रही, वहां पे भी ये पता कर लेते थे डिफरेंट जगहों का, डिफरेंट शॉप्स का, एंड ही वुड बी एबल टू फाइंड द वेजिटेबल्स एंड द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक द फूड। एंड दिस इज हाउ उनकी एक और स्किल के बारे में हमको पता चलता है। Every morning, Mahindra would get ready, eat his breakfast, take his lunch along and go for his work. अब महेंद्र का एक रूटीन फिक्स था कि उनको जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठते थे, देन उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे, ही वुड गेट रेडी, और फिर वो अपना लंच का पैकेट लेके जो है घर से वर्क के लिए चले जाते थे। नाउ ब्रेकफास्ट हो गया, उनका लंच हो गया, एवरीथिंग वाज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड बाय ईश्वरन। In the meanwhile, Ishwaran spent his day cleaning the shed, washing clothes, bathing, reading and taking afternoon naps. और जब तक महेंद्र is there on his work site, जब तक वो अपना काम कर रहे हैं,
टिल देन मीनवाइल पूरे टाइम वो क्या करते थे ईश्वरन, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द हाउस, वो पूरे शेड्स को क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, कपड़े धोते थे, यूज्ड टू टेक बाथ, लीजरली वो जो है बहुत सारे बकेट्स ऑफ वाटर जो है अपने ऊपर थ्रो करके नहाते हैं, देन ही यूज्ड टू मटर प्रेयर्स व्हाइल बेथिंग, ही वुड रीड एंड ही लव्ड रीडिंग, उनको सबसे ज्यादा तमिल बुक्स जो है पढ़ना बहुत पसंद थी और उन्हीं सस्पेंस वाली बुक्स को पढ़ के उनकी स्टोरीज में जो एक थ्रिल, एक सस्पेंस वो डेवलप करते थे, दैट वाज समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक्स ही यूज्ड टू रीड। Also he used to take afternoon naps before he dozed off, यानी कि वो पहले सो जाएं आफ्टरनून में, लंच वगैरह करते थे वो और फिर वो बुक्स पढ़ते थे इसके पहले उनको नींद आ जाए। He enjoyed reading Tamil thrillers. Ishwaran's own style of description is greatly influenced by these thrillers. तो उनको तमिल thrillers पढ़ने का बहुत शौक था और उनकी खुद की जो stories होती थी वो भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं influenced थी from these thrillers. He often invented his own thrillers and would tell those stories to Mahendra when he returned from work. और क्या होता था ना, देखो डेफिनेटली ये जैसे बुक्स पढ़ते थे अपनी डिफरेंट थ्रिलिंग बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर उससे वो अपनी जो स्टोरीज है उसमें भी एक सस्पेंस या एक थ्रिल जो है वो डेवलप करते थे एंड देन ही यूज्ड टू नरेट दी स्टोरीज टू महेंद्र इन अ वे ताकि वो एक सस्पेंस बिल्कुल मेंटेन्ड रहे, बिल्कुल थ्रिलिंग लगे, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे और सामने वाला जो है उस स्टोरी को रियलिस्टिक बिलीव करे कि हाँ भाई कन्विंस हो जाए कि हाँ ये रियल स्टोरी है। क्लियर? ऑल राइट। Mahendra too enjoyed listening to his cook's story as he would listen to every story awestruck. Awestruck मतलब मुंह खुला रह जाना, amazed, astonished, surprised, shocked. ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं awestruck का मतलब। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि महेंद्र भी जब स्टोरी सुनते थे ना, जब भी ईश्वरन उनको नरेट करते थे स्टोरीज, He would also listen to it very keenly, बहुत फोकस के साथ ध्यान से सुनते थे, although sometimes he knew that the story is not convincing or it's something which is illogical or which is formed, imagined, but then too he would be listening to the stories with great surprise and astonishment, क्योंकि वो सुनाते इतने अच्छे से ईश्वरन स्टोरी को कि आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं भाई आगे क्या हुआ हमें जानना है। Once Ishwaran told him a story of a wild elephant and how he controlled the menacing element that had gone mad. अब यहाँ से begin होती है पहली स्टोरी और फर्स्ट स्टोरी किसके बारे में है? टस्कर के बारे में, एक एलिफेंट के बारे में, उसके जो बाहर तीत होते हैं उसे टस्क कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एलिफेंट के बारे में बात की गई है। कैसे जब ईश्वरन छोटे थे तो उन्होंने इस अनकंट्रोलेबल मैड एलिफेंट को, जो कि वाइल्ड एनिमल है, तो कभी कभी इनको एंगर आ जाते हैं, इश्यूज, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं तो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं एनिमल्स। सिमिलरली दिस इज वन एलिफेंट जो कि एक बार बहुत अनकंट्रोलेबल हो गए थे और उनसे बाकी लोगों को या फिर उस एलिफेंट को कैसे कंट्रोल किया ईश्वरन ने व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे थे वो स्टोरी वो नरेट करते हैं। क्लियर? नाउ ही टोल्ड दैट द एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट, टीयरिंग अ वाइल्ड क्रीपर्स, stamping on bushes and breaking branches at will. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके टाइम पे, उनकी जगह पे जहाँ पे वो बिलोंग करते थे ईश्वरन, देयर टिम्बर वुड वाज वेरी फेमस। वहाँ पर जो टिम्बर वुड होता है जिससे डिफरेंट फर्नीचर्स बनते हैं, घरों में यूज होता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए, सॉर्ट ऑफ कमर्शियल यूजेस के लिए जो वुड होता है उसे टिम्बर वुड कहते हैं। तो एक जगह है जो है टिम्बर यार्ड, वहाँ पर एक एलिफेंट जो है वो एस्केप हो गया, यानी ही जस्ट ट्राइड टू गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो जो है हर जगह घूमने लगता है, डिफरेंट बुशेस को स्टैम्प करने लगता है, यानी कि अपने पैरों से मारने लगता है, क्रीपर्स को अपने जो उनके सूंड है उससे जो है सारी चीजों को बाहर निकालते, तो सॉर्ट ऑफ वो पागल हो गए थे, ही वाज नॉट गेटिंग कंट्रोल। जो एलिफेंट है, अब वो क्या था प्रॉब्लम वो नहीं पता और हमें पता है कि मे बी ये स्टोरी जो है वो रियल भी नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनेटरी स्टोरी है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल्स, एंड व्हेनेवर ही थॉट कि उसको जो है ब्रांचेस को ब्रेक करना है, वो अपनी मर्जी से कभी भी ब्रांचेस को भी ब्रेक कर रहा था। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. Then he came to the outskirts of the town, यानी कि जो बाहर का एरिया है, मेन एरिया है, वहां पर ये एलिफेंट पहुंच जाता है और ऑब्वियसली मेन एरिया पे डिफरेंट स्ट्रीट्स में डिफरेंट शॉप्स दिख जाएंगी, तो वो जो है वो सारी शॉप्स को तोड़ने की कोशिश करता है, वेदर दैट वाज अ फ्रूट सेलिंग शॉप, वेदर दैट वाज मड पॉट शॉप या फिर क्लोथ शॉप, हर एक चीज को वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। Now then it entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. और finally ये जो elephant है वो धीरे से कहाँ पहुँच जाता है, एक स्कूल में पहुँच जाता है, वहाँ की एक ब्रिक की वॉल बनी हुई है, ईंटों की वॉल बनी है और उसको तोड़कर वहाँ पे एंटर कर जाता है और वहाँ स्कूल में जो बच्चे हैं वो प्ले ग्राउंड पे बढ़िया खेल रहे हैं। Now let's see कि वो स्कूल में आगे क्या होता है। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. अब क्या करते ना, ये एलिफेंट जो है वो कंट्रोलेबल नहीं था,
सो एज ही एंटर्ड इन द स्कूल, सारे बच्चे सारे टीचर्स जो हैं वो भाग जाते हैं, सब रूफ टॉप पे चले जाते हैं। बट वो क्या कर रहा था वहां पे, क्योंकि ये प्ले ग्राउंड है तो जितनी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें थी उन सबको वो खराब कर रहा था। वेदर उसने क्या किया, फुटबॉल गोल पोस्ट को रिमूव कर दिया, वॉलीबॉल की नेट को फाड़ दिया, या फिर जहाँ पे ड्रम रखा हुआ था एक वाटर का ड्रम, उसको भी उसने किक करके फ्लैट कर दिया, दबा दिया। एंड ही ऑल्सो अप्रूटेड द श्रब्स, जो भी गार्डन वगैरह ग्राउंड में श्रब्स होंगे उन सबको भी उसने अप्रूट यानी जड़ से उखाड़ दिया। All the teachers climbed up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और ये जो टीचर्स हैं या जितने भी उन स्टूडेंट्स थे वो सब चले जाते हैं रूफ टॉप पे और हेल्पलेसली वहां से सारी चीजें देख रहे होते हैं, बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग कि वो इस वाइल्ड एलिफेंट को जो है कंट्रोल कर पाए। तो इसीलिए वो जो है हेल्पलेसली कि अब क्या ही कर सकते हैं, तो ये सारे सिनेरियो को बस देखते रहते हैं। Ishwaran told that he was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. Now ईश्वरन जो है आगे की स्टोरी बताते हैं महेंद्र को कि वो कहाँ थे, वो जूनियर क्लास यानी बहुत छोटे बच्चे थे वो, और उस वक्त वो भी रूफटॉप या छत से जो है ये सारी चीजों को देख रहे थे। Suddenly he grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down to the stairs and into the open. He moved slowly towards it, stick in hand. अब यहाँ क्या होता है, ईश्वरन बोलते हैं I don't know उनको क्या हुआ, वो बोलते हैं I don't know what happened to me, बट सडनली वो जाते हैं, उनके टीचर के हाथ में केन यानी एक स्टिक होती है, उसको लेते हैं और धीरे धीरे स्टेयर्स से वहां पहुंच जाते हैं जहां पे वो एलिफेंट है। अब एलिफेंट जो है बहुत गुस्से में है और उसने देख लिया किसी को सामने खड़े हुए, तो वो रेड आइट जो है इसको देखते रहते हैं ईश्वरन को, बट ईश्वरन धीरे धीरे उस स्टिक के साथ एलिफेंट की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो वो इस तरीके से एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं किसके माइंड में, महेंद्र के, कि आगे क्या होता है, क्या करते हैं ईश्वरन एट द एंड, एंड बीइंग सच अ स्मॉल चाइल्ड वो क्या कर सकते हैं, राइट? तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा होगा कि मे बी उन्हीं को नुकसान हो, बट लेटर वो नरेट करते हैं अपनी स्टोरी में कि he moved forward and mustering all his force wagged its third toenail on the quick. वो बोलते हैं बट जैसे ही एलिफेंट भी उनकी तरफ आ रहा था वो भी धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे थे, उन्होंने पूरा अपना जो है करेज, पूरा फोर्स लगाकर क्या किया, उसके थर्ड टोनेल पे उस स्टिक से बहुत जोर से हिट किया। वैग्ड यानी हिट करना। और वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि मे बी ऐसी कोई टेक्निक थी जो कराटे टेक्निक है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए थे। तो जो भी एनिमल या जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके साथ अगर ये ट्रिक करते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. और फाइनली क्या होता है, ये जो एलिफेंट है वो शॉक्ड हो जाता है देखकर कि एकदम से क्या हुआ, और फिर वो उसकी पूरी बॉडी जो है शिवर करने लगती है एलिफेंट की, एंड फाइनली वो कोलैप्स यानी गिर जाता है। He claimed that he had used the Japanese art to control the tusker, but this story seems totally implausible as it is very difficult to believe that a child can control a mad elephant. तो यहाँ पर ये होता है कि फाइनली वो बोलते हैं कि इस जो कि उनको एक आर्ट आता था, ये एक कराटे आर्ट था, मार्शल आर्ट था, जिसके थ्रू उन्होंने ये टेक्निक को यूज करते हुए उस टस्कर या एलिफेंट को कंट्रोल किया था। बट जैसे ही हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, ये आगे जाके आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि क्या ये स्टोरी आपको प्लॉसिबल यानी कि क्या है, बिल्कुल कन्विंसिंग, रियल लगती है क्या या लॉजिकल लगती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े वाइल्ड एलिफेंट को जिसे कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा, टीचर्स भाग गए, सब भाग गए, बट ये छोटा सा बच्चा जो है वो ये टेक्निक अप्लाई करके उसको कंट्रोल कर लेता है। ये चीज जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं से अडेप्टेबल लगती नहीं है। इट्स समथिंग दैट इज नॉट प्लॉसिबल। सो येस, डेफिनेटली हम बोलते हैं कि ये स्टोरी क्या हो गई, इम्प्लॉसिबल यानी कि नॉट एट ऑल कन्विंसिंग, बिकॉज अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ दिस एज कैन नॉट कंट्रोल अ मैड एलिफेंट. He did not complete the story and said that he was getting late for the dinner. Now what happens, late तो नहीं बोलते, वो बोलते हैं मैं घर जाता हूँ, किचन में खाना गर्म करता हूँ, डिनर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और इस तरीके से वो स्टोरी को आधे में छोड़ के चले जाते हैं। Now ईश्वरन की जनरली हैबिट थी कि वो यही करते थे, और महेंद्र वाज लाइक आगे क्या हुआ भाई, वो बैठे रहते थे कि मुझे जानना है एंड क्या हुआ, बट ईश्वरन जो है वो चले जाते थे किसी न किसी बहाने से। फिर जब वो वापस आते थे तो ही काइंड ऑफ फॉरगॉट्स कि फॉरगेट कर जाते थे या भूल जाते थे कि कहाँ से उनको स्टोरी को पिक करना है, कहाँ उन्होंने छोड़ी थी। फिर महेंद्र यूज्ड टू रिमाइंड ईश्वरन कि भाई यहाँ से आपको स्टोरी को कंटिन्यू करना है, एंड देन बाकी की जो भी स्टोरी है वो नरेट करते थे। क्लियर? Now he went to get the dinner, but Mahendra was curious to know what happened next. As Ishwaran did not continue with the story, Mahendra had to remind him that the ending was pending. Now what happens, obviously ईश्वरन जो है किचन में चले आते हैं कि खाना गर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे, बट जब वो वापस आते हैं तो महेंद्र जो है वेट कर रहे हैं भाई कि एंड क्या हुआ, आगे का बताओ, कंटिन्यू करो स्टोरी को। तो ईश्वरन जो है वो हमेशा स्टोरी का कहाँ से उन्होंने स्टोरी को छोड़ दिया था वो भूल जाते थे। फिर महेंद्र उनको रिमाइंड करते हैं कि आगे क्या होता है, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, यानी कि जब वो कोलैप्स हो गया एलिफेंट उसके बाद क्या होता है स्टोरी में।
Then Ishwaran said that a veterinary doctor was called, एक animal doctor को बुलाया गया. He brought the elephant back to consciousness and after 2 days a mahout was called who took the elephant back to the jungle. फिर यहाँ पे बताया ईश्वरन ने कि फिर एक वेटरनरी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने रिवाइव किया, उसको बैक टू कॉन्शियसनेस लेकर आया, बिकॉज ये ट्रिक थी, उसको मारा नहीं था बल्कि उसको थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज कर दिया था, ऐसा ईश्वरन का कहना है. तो वेटरनरी डॉक्टर उनको ठीक करते हैं और फिर 2 दिन बाद उन्हीं के जो महूत थे यानी जो एलिफेंट्स की केयर करते हैं वो उनको वापस से जंगल लेके गए. सो दिस इज हाउ ये पहली स्टोरी जो है वो एंड होती है. Now on another occasion, Ishwaran had prepared a special meal for dinner on an auspicious day. तो एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही important special day होता है जब हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनकी स्पिरिट्स के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए खाना बनाया जाता है. ऐसे हमें भी पता है कि ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं. तो उस टाइम भी ईश्वरन जो है महेंद्र को बताते हैं कि आप बताइए मैं क्या बनाऊं, बिकॉज कुछ स्पेशल आज बनने वाला है. He told Mahendra that he had prepared several delicacies to feed the spirits of their ancestors. Mahendra enjoyed the meal and complimented his cook on his culinary skills. तो ये जो ईश्वरन हैं वो पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं. फाइनली वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं और महेंद्र जो है उन्होंने अपना खाना बहुत एंजॉय किया. उनको लग रहा था कि अभी तक का सबसे अच्छा खाना जो है उनको खाने को उस दिन मिला था और वो ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं उसकी culinary यानी कुकिंग स्किल्स के बारे में. तो ईश्वरन एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे थे, अडेप्टेबल थे, लविंग थे, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड थे महेंद्र के साथ. सेकेंडली वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं एंड थर्ड थिंग वो बहुत ही अच्छे कुक भी हैं. क्लियर? As usual, Ishwaran began with his storytelling, but this time he talked about supernatural elements. तो हमेशा की तरह ईश्वरन जो है वापस से स्टोरी नरेट करते हैं महेंद्र को, बट इस बार वो कौन सी स्टोरी नरेट करते हैं? अबाउट सुपरनैचुरल एलिमेंट्स यानी स्पिरिट या घोस्ट के बारे में. He said that he was not afraid of ghosts as he was brave enough to deal with them. तो वो महेंद्र को बताते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बहुत ज्यादा करेजियस हूँ, ब्रेव हूँ, हिम्मत वाला हूँ और मैं जो हूँ घोस्ट को देखकर या भूत को देखकर डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके साथ डील कर सकता हूँ. बट इसी तरीके से उनकी आदत है एक वो सॉर्ट ऑफ प्रोलॉग इंट्रोडक्टरी एक स्पीच बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को बहुत ही ब्यूटीफुली ताकि क्यूरियोसिटी जो है वो मेंटेन रहे लिसनर के माइंड में. एंड दिस इज हाउ ही बिगैन अ स्टोरी. क्लियर? ऑलराइट. He said that the place where they had their shed was once a burial ground. फिर वो बोलते हैं आपको पता है जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ हम रहते हैं वो एक टाइम पे क्या था, एक बरियल ग्राउंड था. यानी कि when people lose their life or when people die उनकी बॉडीज को बरी कर दिया जाता है. तो ये एक बरियल ग्राउंड था यानी कि यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज बरीड हैं और फिर यहाँ घर बनाए गए हैं. तो इस तरीके से वो डराते हैं किसको? महेंद्र को. He also had come across ghosts but he was not scared of them. फिर वो बोलते हैं मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी, मैंने स्कल्स देखे हैं रोड पे रखे हुए, मैंने बोन्स देखी हैं, मैंने बहुत से घोस्ट देखे हैं, बट मुझे कभी भी किसी से डर नहीं लगा. He told Mahendra about a woman ghost seen only on a full moonlight. बट वो बोलते हैं कि एक घोस्ट है जो थोड़ा बहुत उनको डर लगता है देखकर. वो कब आती है? हमेशा फुल मून नाइट पे आती है यानी कि जब पूनम की रात होती है जैसा आप हिंदी में कहते हो. तो तब जो है ये भूत आती है. शी लुक्स वेरी अगली, बहुत ही श्रिवल्ड सा फेस है और हाथ में हमेशा क्या होता है? एक फीटस होता है. She mourned and carried a fetus in her arms and she always had a fetus, that is an unborn baby, in her arms. This terrified Mahendra so much that he finally thought of that woman ghost on a full moon night. और जो महेंद्र हैं वो सच में इस चीज से इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाता है, ऑल्दो वो बिलीव नहीं करते थे कि ये घोस्ट वगैरह कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि वो बोलते भी हैं ईश्वरन को, गो एंड गेट योर ट्रीटमेंट डन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेक करवा के आओ, बहुत अजीब सी बातें कर रहे हो, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता. बट होता है ना कि जब हम कोई चीजें सुन लेते हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वैसी चीजें फिर होती भी हमारे साथ, बिकॉज दैट इज समथिंग जो सबकॉन्शियस माइंड आपको लीड करता है टुवर्ड्स. So same thing happened with Mahendra. He was also thinking about the same thing again and again. और जिस दिन full moon night होती है वो इतना सोच लेते हैं कि उनको सच में कुछ ना कुछ दिखता है. He could hear a low moan outside his window. He peeped from his window and there stood the ghost of the woman. और उनको बहुत देर तक आवाज आ रही थी, क्राइंग की आवाज आ रही थी. फिर उनको लगता है मे बी कैट जो है वो माउस को ढूंढ रही है इसीलिए ऐसी आवाजें कर रही हैं. बट धीरे धीरे उनको समझ आता है कि ये वॉइस बहुत ज्यादा हार्श हो गई है कैट के लिए. इतनी ज्यादा कठोर हार्श वॉइस जो है वो नहीं हो सकती किसी कैट की. एंड देन ही काइंड ऑफ फोर्स्ड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस साउंड ही वाज लिसनिंग कि मुझे देखना पड़ेगा हो क्या रहा है. तो वो विंडो के बाहर देखते हैं, झांकते हैं कि एग्जैक्टली ये किसका साउंड है.
एंड देन ही वॉज एबल टू सी अ क्लाउडी फॉर्म, जिसमें कुछ हाथ में एक बंडल है, सॉर्ट ऑफ वैसा ही जैसा ईश्वरन ने उस वुमन के बारे में बताया था. He flung himself down and found that he was often dreaming of that woman ghost. और फिर वो डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, इस पैंटिंग, वो पिलो पे सो जाते हैं और अगेन एंड अगेन उनको लगता है कि वही चीजें उनके दिमाग में दिख रही हैं. क्यों? क्योंकि वो बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे थे. तो वो खुद को थोड़ा बहुत समझाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से मैं ये ड्रीम कर रहा हूँ. बट लेटर क्या होता है, लेट्स सी इट. So ईश्वरन used to ask grinning at महेंद्र. Now what happened, you know, कि जो महेंद्र हैं वो ये सब चीजें भूल जाते हैं, वो खुद को समझा लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मे बी सबकॉन्शियस माइंड बार बार मुझे ये दिखा रहा है क्योंकि मैं बार बार सोच रहा था उसके बारे में. बट नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो रेडी हैं अपने लंच पैकेट के साथ जा ही रहे होते हैं बाहर, तो ईश्वरन जो है ब्रॉड स्माइल के साथ उनको क्या बोलते हैं, सर यू वर एंग्री विथ मी द अदर डे व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द घोस्ट बट डिड नॉट यू सी हर योरसेल्फ लास्ट नाइट. तो वो क्या बोलते हैं कि जब ईश्वरन उनको स्टोरी सुना रहे थे भूत की, तो बोलते हैं ना गेट योर ट्रीटमेंट डन, जाओ तुम फालतू बातें कर रहे हो, तो ईश्वरन को वो चिल्लाकर भगा देते हैं. अब ऐसा भी बोला है महेंद्र ने कि उनको लग रहा था कि मे बी ईश्वरन 3-4 दिन तक बात ही नहीं करेंगे, मूडी हो जाएंगे, सल्क करेंगे, बट वो वैसे ही चीयरफुल हैप्पी से पर्सन थे नेक्स्ट डे भी. तो ये भी एक पॉजिटिव क्वालिटी दिखती है किसकी, ईश्वरन की. तो जब ये बाहर जा रहे होते हैं महेंद्र, तो वो उनको बोलते हैं सर आप मुझे चिल्ला रहे थे कि कोई घोस्ट वोस्ट नहीं होता, बट क्या आपने खुद उसको नहीं देखा. यानी वो प्रूफ कर रहे थे महेंद्र को कि हाँ वो घोस्ट था और ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम कर रहे थे. Mahendra never used to listen to Ishwaran's questions and finally decided to resign from his job and leave that haunted place. अब ऐसा नहीं है never listen, ऐसा बोल सकते हैं कि महेंद्र left विदाउट लिसनिंग टू ईश्वरन फुल क्वेश्चन, या फिर जब तक ईश्वरन अपनी बात कंप्लीट करते हैं उसके पहले ही महेंद्र जो है क्या करते हैं, जल्दी से भागते हैं, रिजाइन करते हैं, बोलते हैं कि मुझे इस जगह पे नहीं रहना, आई वांट टू लीव दिस प्लेस. सो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी, जहां महेंद्र जो है इतना डर गए थे कि हाँ भाई ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ भूत भूत है, और वो इस जगह को जल्दी से भाग के चले आते हैं, छोड़ देते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे ये जगह छोड़कर जानी. क्लियर? ऑल राइट. ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा. तो यहाँ पर बात हो रही है एसेट, इसका मतलब क्या होता है, एडवांटेज. क्लियर? क्यों है एडवांटेज? नंबर 1, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर है. इनके यहाँ पर महेंद्रा के यहाँ टीवी का ना होना इज समथिंग जो कि इनको ऐसा नहीं होता कि फील होता है भाई मेरे पास टेलीविजन नहीं है, बिकॉज ईश्वरन हिमसेल्फ इज सच एन गुड एंटरटेनर कि वो रोज रात को चिट चैट करते थे महेंद्रा के साथ, उनको इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते थे, तो उनसे जो है उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था. ऑल्सो महेंद्रा के जितने भी काम होते थे, वो खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, घर क्लीन करना हो, एवरीथिंग ईश्वरन यूज्ड टू डू. तो महेंद्रा को इन सब की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी. एंड महेंद्रा की क्योंकि जो जॉब थी इट वाज ट्रैवलिंग जॉब, तो एक प्रॉपर परमानेंट स्पेस नहीं था, परमानेंट प्लेस नहीं थी जहाँ पे ये रहते थे. तो जो कुक है ईश्वरन, ही वाज आल्सो ऑल ओके, वो भी हैप्पीली जो है अपने ओनर के साथ, या फिर बोल सकते हैं ये जो महेंद्र हैं उनके साथ चले जाते थे. एंड ही वाज नेवर लाइक कि वो फ्रस्ट्रेट होते हो इनकी जॉब की वजह से. क्लियर? तो बहुत सी डिफरेंट चीजें हैं जिसकी वजह से वो एक एडवांटेज थे महेंद्र की लाइफ में. डन? सो ईश्वरन वॉज महेंद्रस कुक. अब सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा ईश्वरन है कौन. तो वो है महेंद्रा के घर में एक कुक. He was very caring and hardworking. He was obedient. तो ये बहुत ही ज़्यादा caring, बहुत ही ज़्यादा hardworking person and also ये बहुत ज़्यादा obedient person थे, यानी हर किसी की बात मानना जो है, या फिर महेंद्रा की बात को वो हमेशा मानते थे और उनके लिए हमेशा हर एक चीज़ ऐसी करते थे जिससे उनका वो ध्यान रख सकें. He did all the jobs such as cooking meal, washing clothes and chatting with Mahendra at night. Not only he was cooking meals for Mahendra, in fact he was doing all other household chores, whether it was related to cleaning of the house, whether it was washing the clothes, the utensils, everything. And even रात को जो है चिट-चैट करना महेंद्र के साथ, that was also something जो कि एक added advantage था. He obeyed his master with full dedication. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. So he was an asset to Mahendra. So he was always obedient. He used to always listen to Mahendra and उनके लिए वो बहुत endless different interesting stories भी बना देते थे. That's why somewhere he was working or he was an advantage or asset in Mahendra's life. Also यहाँ बता सकते हो because there was no television, so absence of television was also something which was compensated or balanced by Ishwaran through his interesting stories. Done? All right.
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ईश्वरन वाज नॉट लाइक कि वो नॉर्मली स्टोरीज नरेट कर दें कि हाँ मैं जा रहा था, मुझे एक पेड़ दिखा, दैट्स ऑल। नहीं, वो उसे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में विद डिफरेंट एक्शंस, विद डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस, डिफरेंट वे में एक सस्पेंस क्रिएट करते हुए, अलग ही तरीके से डराते हुए वो जो है स्टोरीज को सुनाते थे। तो जब उन्हें ये सुनाना है सिंपली कि एक अप्रूटेड ट्री रखा था, मैंने उसको देखा, वो ऐसा ना सुना के क्या बोलते हैं कि बहुत अंधेरा था, बिल्कुल डिजर्टेड सा रोड था, कोई नहीं था वहां पर, डेसोलेटेड एरिया था, एंड वहां मुझे ऐसा लगा कि कोई वाइल्ड बीस्ट है, फिर मैं धीरे धीरे पास गया उसके, तब मुझे दिखा कि वो एक अप्रूटेड ट्री है। तो वो इस तरीके की चीजें करते थे स्टोरीज को सुनाने के लिए। क्यों? ताकि वो एक इंटरेस्ट बढ़ा सके, क्यूरियोसिटी बढ़ा सके लिसनर की माइंड में, ऑल्सो एक सस्पेंस क्रिएट कर सके। सो ओवरऑल अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो इस तरीके की वेज यूज करते थे टू नरेट हिज स्टोरी। क्लियर? ऑल राइट। सो ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स। तो उनकी आदत थी, उनका डेली रूटीन था कि जब महेंद्र अपने काम पे चले जाते थे तो घर का खाना बनाना, सफाई करना, खुद बेथ करना, देन खुद लंच करना, उसके बाद सोने के पहले ये रोज बुक पढ़ते थे, दैट इज तमिल बुक्स पढ़ते थे। तो ये जो है ईश्वरन, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे किससे? तमिल ऑथर्स से। उनके सस्पेंस जो स्टोरीज होती थी, थ्रिलर स्टोरीज जो होती थी, उससे ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। सो ही ऑल्सो यूज टू मेक श्योर कि वो एलिमेंट वो अपनी स्टोरीज में भी इनकॉर्पोरेट करें। सो ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस। इनकी हैबिट थी कि वो सस्पेंस क्रिएट करते थे। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव वे। और इनमें क्वालिटी थी कि एक छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंप्रेसिव वे में वो नरेट करते थे। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द uprooted tree on the highway in a dramatic way. So if he wanted, he could have directly told कि एक uprooted tree उन्होंने देखा, but he would create that curiosity, that suspense, और उस तरीके से वो बताते हैं ये स्टोरी को। He told that the road was deserted and he was all alone. क्या बोलते हैं भाई, रोड जो है वो deserted था, completely कोई नहीं रह रहा था वहां पर, और वहां पर क्या था, एक बिल्कुल अकेले खड़े हुए थे, और वो कौन थे? ईश्वरन खुद। Suddenly he spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. फिर वो बोलते हैं suddenly मुझे ऐसा कुछ दिखा कि वाइल्ड सा बीस्ट है, एनिमल है, जो कि स्प्रॉल्ड पड़ा है, हाथ पैर जो है फैले हुए हैं, और इस तरीके से वो पड़ा हुआ है। He was half inclined to turn and go back. He कौन? ईश्वरन। ईश्वरन was saying कि I was all about to go back. मैं ऐसा था कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, because I was all afraid कि पता नहीं क्या रखा हुआ है। But as he went closer, he saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. फिर उनको बोलते हैं कि नहीं, फिर मैंने हिम्मत की, मैं आगे बढ़ा, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे क्या दिखा कि बिल्कुल ड्राई सी ब्रांचेस थी, पूरा ट्री जो है वो खड़ के पड़ा हुआ था। That was something जो कि मुझे ऐसा वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रहा था। He wanted to create suspense and surprise. Next पूछा गया ना, what he wanted to create in listeners mind, तो वो सस्पेंस और वो सरप्राइज जो है, वो थ्रिल जो है वो क्रिएट करना चाहते थे लिसनर के माइंड में। क्लियर? सो दिस इज हाउ वो ये स्टोरी को नरेट करते हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। तो सबसे पहले पूछा गया है पूरी स्टोरी सुनानी है। टस्कर यानी कि एलिफेंट, ठीक है, जो एलिफेंट की स्टोरी है ना, उसे बोला गया है टस्कर। और क्या ये स्टोरी आपको प्लॉसिबल यानी पॉसिबल लगती है, रियल लगती है, प्रैक्टिकल लगती है? तो ऑब्वियसली पूरी स्टोरी हम अभी वापस से देख लेंगे अगर आपको ध्यान नहीं है तो। एंड ऑल्सो एट द एंड ऐसा पता चलता है कि छोटे से बच्चे ने इतने बड़े एलिफेंट को कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेटली ये स्टोरी जो है वो रियल नहीं लगती, प्लॉसिबल नहीं लगती, इट्स नॉट लॉजिकल एंड पॉसिबल। क्लियर? सो दिस इज समथिंग जो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पूरी स्टोरी जो है देख लेंगे, इतना ज्यादा जो है आपको डिटेल में यहाँ स्टोरी पता चल जाएगी, सेम लाइंस हैं ऑफ द बुक, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पर वो स्टोरी सुनाते हैं, ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर इन एन एग्जैजरेटिंग वे। बहुत खींच के बताते हैं, डायरेक्टली शॉर्ट में नहीं बताते थे हाँ भाई ये स्टोरी थी, नहीं, बहुत एग्जैजरेट करके बताते हैं स्टोरी को। ही टोल्ड दैट द टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट। वो बोलते हैं कि ये जो टस्कर एलिफेंट है वो टिम्बर यार्ड, अब जो जहां से ये बिलोंग करते हैं ना ईश्वरन, वो बोलते हैं वहां पर टिम्बर जो है बहुत फेमस है। तो वहां पे बोलते हैं एलिफेंट जो है टिम्बर यार्ड से, जहां टिम्बर वुड रखा है, उससे एस्केप करता है, भाग जाता है, और फिर हर जगह वो रोम करने लगता है। टीयरिंग अ वाइल्ड क्रीपर्स, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। फिर वो क्रीपर्स को टीयर करना, बुशेस को स्टैम्प करना, दबाना, सारे ब्रांचेस को तोड़ देना, हर एक चीज जो है वो करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं।
It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. फिर वो आउटस्कर्ट्स पे आ जाते हैं ऑफ टाउन, यानी कि बाहर की तरफ आ जाते हैं टाउन के, और वहां पर वो पूरा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, विच लीड्स टू स्मैशिंग ऑफ ऑल द स्टॉल्स जो कि फ्रूट सेल हो रहे हो, मड पॉट्स रखे हो, क्लोथ्स रखे हो, हर एक चीज को वो स्मैश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Then it entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. और फिर फाइनली वो जो है एक स्कूल में पहुंच जाते हैं. कैसे एंटर होते हैं? जो ब्रिक वॉल है उसको ब्रेक करके एंटर कर जाता है ये एलिफेंट, और उस ग्राउंड में बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs. अब वहां पे स्कूल में क्या डिस्ट्रक्शन कॉज किया इसने? ये एलिफेंट जो है वो ग्रंट यानी बहुत जोर जोर से आवाजें करने लगा. उसके बाद उसने जितने भी ग्राउंड के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स थे उनको खराब करने लगा. जैसे कि उसने फुटबॉल गोल पोस्ट जो होता है, जब गोल करते हैं फुटबॉल खेलते वक्त, वो पूरा का पूरा निकाल दिया. देन वॉलीबॉल जो होती है, जो नेट लगी होती है, उस नेट को उसने पूरा टीयर कर दिया. देन उसने जो फ्लैट कर दिया, एक ड्रम रखा था जिसमें पानी वानी के लिए रखा हुआ है ग्राउंड में, उसको उसने किक किया सबसे पहले तो, और फिर उसके ऊपर चढ़ गया तो फ्लैट कर दिया, यानी दबा दिया, कुचल दिया पूरा. सो इस तरीके से वो जो है सारी चीजों को खराब करा था. ऑल्सो गार्डन में जितने भी श्रब्स थे उन श्रब्स को भी उसने अप्रूट कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया. क्लियर? ऑल राइट. All the teachers climbed up to the terrace of the school building. अब ये सब चीजें देखकर सारे टीचर्स सब डर गए, तो वो कहाँ चले गए? वो टेरेस पे चले गए, छत पे चले गए. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और वो कुछ कर नहीं सकते थे भाई, बहुत वाइल्ड एनिमल, इसको क्या कंट्रोल कर पाते, तो वो वहां से हेल्पलेसली सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी. Ishwaran told that he was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. और फिर ईश्वरन बोलते हैं महेंद्र से कि मैं उस वक्त जूनियर क्लास में था, यानी बहुत छोटा था, और उस वक्त मैं भी रूफटॉप से ये सारी चीजें देख रहा था. Suddenly he grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. फिर वो बोलते हैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं गया, मैंने टीचर के हाथ से छड़ी छीनी, केन यानी स्टिक, उसको छीना, और फिर मैं नीचे नीचे स्टेयर से चला गया उस एलिफेंट के पास. He moved slowly towards it, stick in hand. He moved forward and mustering all his force, wagged its third toenail on the quick. फिर वो बोलते हैं फिर मैंने पूरी हिम्मत की, एलिफेंट भी मेरी तरफ आ रहा था, मैं भी उसकी तरफ गया धीरे धीरे, और फिर मैंने अपनी स्टिक से उसकी थर्ड टोनेल पे वैग यानी कि हिट किया. और ये एक कोई आर्ट होता है जो वो बोलते हैं, मुझे पता था. और उस तरीके से फिर क्या हुआ, ये जो बीस्ट है, इट लुक्स स्टन्ड एंड फॉर अ मोमेंट ही वाज शॉक्ड, बट डेफिनेटली उसके बाद क्या हुआ, ही कोलैप्स्ड. देन इट शिवर्ड एंड हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड. तो फिर वो शिवर करने लगा, कांपने लगा, और फिर उसके बाद वो गिर गया. He claimed that he had used the Japanese art to control the tusker, but this story seems totally implausible and is very difficult to believe that a child can control a mad elephant. तो फाइनली वो बोलते हैं कि ये कोई जापानीज आर्ट है, जूजित्सु बोला गया है चैप्टर में नाम उसका, उसके थ्रू इन्होंने उस एलिफेंट को कंट्रोल किया. बट ये जो स्टोरी हम सुनते हैं, ऑब्वियसली हमें भी समझ आता है कि इतने छोटे से बच्चे के लिए एक वाइल्ड एलिफेंट को कंट्रोल करना इज समथिंग इम्पॉसिबल, यानी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज. एंड दिस इज समथिंग जो कि हम बिलीव नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इजीली कन्विंस आवरसेल्व्स कि हाँ भाई छोटा सा बच्चा इतने वाइल्ड एनिमल को एलिफेंट को कंट्रोल कर सकता है. एज इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ अनकंट्रोलेबल एलिफेंट, सो द स्टोरी डजंट अपीयर्स टू बी प्लॉसिबल. सो इट इज डेफिनेटली नॉट अ पॉसिबल स्टोरी, लॉजिकल स्टोरी. ये ईश्वरन ने पक्का वीव की है अपने माइंड में, वो जो है इसे खुद फॉर्म करके सुना रहे थे किसे, महेंद्र को. डन? ऑल राइट. Next is, why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra living quarters? यानी कि क्यों बोला है महेंद्र ने कि उनकी लाइफ में या उनके क्वार्टर में जहां वो घर पे रहते थे वहां टेलीविजन के लिए जो जगह है उस जगह को ज्यादा, यानी जितनी टेलीविजन उनके लिए एंटरटेनमेंट करता उससे कई ज्यादा एंटरटेनमेंट जो है ईश्वरन उनका कर देता है अपनी स्टोरी सुनाकर. क्यों ऐसा उन्होंने बोला है? क्योंकि ईश्वरन का जो तरीका था स्टोरी सुनाने का, डेफिनेटली वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. द वे ही नरेटेड द स्टोरीज, जिस तरीके से वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करते थे कि महेंद्र को भी लगता था अच्छा आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. तो इस तरीके से उनके लिए चिट चैट करते हुए एक एंटरटेनमेंट जो है उनको मिल जाता था. राइट? तो टेलीविजन भी जो काम करता उससे भी ज्यादा अच्छा काम कौन करते हैं? ईश्वरन करते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग भी होती थी, सस्पेंस भी क्रिएट होता था, क्यूरियोसिटी भी बढ़ती थी, एंड ऑल्सो वो जो है डेली विदाउट फेल एक नई स्टोरी सुनाते थे किसको? महेंद्र को. डन? ऑल राइट.
So the author says that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TB in Mahendra's life because Ishwaran was an expert in telling adventurous and mysterious stories in a dramatic way. क्योंकि ईश्वरन was an expert, वो बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल extraordinary way था उनका, एक बिल्कुल प्रोफेशनल, एक प्रो हो जाता ना इंसान जैसे, वैसे हो चुके थे स्टोरीज को सुनाने में। और वो स्टोरीज वो एक ड्रामेटिक वे में सुनाते थे, ऐसा नहीं डायरेक्टली नरेट कर दी बस और बिल्कुल बोरिंग सा वे, नहीं, बहुत ही सही तरीके से वो स्टोरीज को नरेट करते थे। दैट यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक वे, दैट्स व्हाई ऑथर जो है इस लाइन को यूज करते हैं। It was his daily routine to entertain Mahendra at night. Mahendra could listen to and watch the development of the story. और एक डेली रूटीन था, ऐसा नहीं था कि कभी उसने स्टोरी सुनाई कभी नहीं सुनाई, डेली विदाउट फेल वो स्टोरी सुनाते थे। और इस चीज को महेंद्र सुन भी सकते थे स्टोरी को, एंड ऑल्सो वो वॉच करते थे डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी, क्योंकि वो जब भी स्टोरी सुनाते थे ईश्वरन, अगर कोई एक्शन होता था खुद वो एक्शन करके दिखाने लगते थे। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. तो भले ही स्टोरी जो है वो क्रेडिबल हो, कन्विंसिंग हो या ना हो, फिर भी महेंद्र एंजॉय करते थे स्टोरी को। क्यों? क्योंकि ईश्वरन जो है स्टोरी को इमिटेट करके दिखाते थे, यानी कॉपी करके दिखाते थे, उसी तरीके से एक्शंस परफॉर्म करते थे। तो महेंद्र उस स्टोरी को लिव कर सकते थे, ऐसा नहीं था सिर्फ सुन रहे हैं, बल्कि उनको देखने को भी मिलता था। Thus ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a टीवी। इसीलिए टीवी की जगह जो है वो बहुत बखूबी ले रहे थे किसकी, महेंद्र की लाइफ में, एंड ही वाज एबल टू मोर देन मेक अप फॉर अ प्लेस ऑफ अ टीवी इन लाइफ ऑफ महेंद्र। क्लियर? ऑल राइट। Next question है the fifth question, which is says Mahendra calls ghost or spirits a figment of imagination. What happens to him on a full moon night? यानी महेंद्र जो है ऐसा बोलते हैं कि घोस्ट स्पिरिट्स जो है वो एक फिगमेंट है, एक एलिमेंट है किसका, इमेजिनेशन का। यानी अगर आप सोचने लगते हो भूत प्रेत होते हैं तो ही आपको दिखते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। पर फाइनली फुल मून नाइट के टाइम पे क्या होता है, उस दिन क्या होता है, जब महेंद्र को वो एक कैरेक्टर दिखता है, क्लाउडी सा फॉर्म विद अ बंडल इन द हेड हैंड्स, वो चीजें पूछी गई हैं। सो लेट्स जस्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों बोला है महेंद्र ने ऐसा और क्या मतलब है उनका, एंड देन वी विल सी कि स्टोरी क्या होती है, यानी रिलेटेड टू घोस्ट एंड स्पिरिट जो स्टोरी बताई गई है ना यहाँ पे, वो आपको आंसर करना है। क्लियर? ऑल राइट। So Mahendra calls ghosts or spirits a figment of imagination as he did not believe in ghosts. तो महेंद्र वैसे ही बिलीव नहीं करते थे कि स्पिरिट, आत्मा, घोस्ट ऐसा कुछ होता है। तो वो ये बोलते हैं कि इमेजिनेशन का एक एलिमेंट होता है कि अगर आप बार बार सोचते हो, सुनते हो उस चीज का, तो आपको लगने लगता है कि हाँ भाई घोस्ट या स्पिरिट है। One full night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. क्या हुआ फुल मून नाइट के टाइम पे? एकदम से महेंद्र की नींद खुली एक आवाज सुनकर, जो कि ऐसा था क्राइंग साउंड था। तो वो साउंड सुनकर वो जो है थोड़ा बहुत डर जाते हैं, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा उनको लगता है कि देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है, एंड देन वो विंडो की तरफ, पहले तो उनको लगता है क्या, पहले वो डरते नहीं है, सॉरी, उनको पहले लगता है कि ये साउंड क्या है भाई, वो कैट कर रही है, यानी ही फर्स्ट थॉट इट टू बी अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर अ माउस। उनको लग रहा था पहले भगवान कि ऐसा हो सकता है कि जो कैट है वो माउस को ढूंढ रही है, इसीलिए वो इस तरीके की आवाज कर रही है। बट लेटर द साउंड कंटिन्यूड एंड ही वाज टेम्प्टेड टू नो द सोर्स ऑफ द साउंड, सो लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। बट बाद में क्या हुआ, आवाज बढ़ती गई, बहुत हार्श वॉइस होने लगी। इनको समझ आने लगा कि भाई इतनी हार्श वॉइस नहीं होती किसी भी कैट की। तो ये बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी कि नहीं मुझे देखना है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, वो विंडो सिल के नीचे बिल्कुल छुप जाते हैं, और बाहर मून लाइट जो है बिल्कुल अंधेरा है, ट्विंकलिंग स्टार्स है, उस मून लाइट में वो देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से ये साउंड आ रहा है। Not too far away, there was a dark, cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. और जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, क्या हुआ, उनको देखा कि क्लाउडी सा फॉर्म है और उसके हाथ में एक बंडल है, सॉर्ट ऑफ वैसा ही जैसे ईश्वरन ने बताया था कि एक लेडी दिखती है उनको जो बिल्कुल ऐसे शिवल्ड फेस है, मैटी से हेयर है, और उसके बाद उनके हाथ में फीटस होता है। तो वैसे ही इनको ऐसे दिखने लगता है कि एक क्लाउडी सा फॉर्म है और उसके हाथ में क्या है, बंडल है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, इससे वो बहुत डर गए और शिवर करने लगे, एंड उसके बाद वो पिलो पे सोने की कोशिश कर रहे थे, पैंटिंग यानी हाफते हुए वो पिलो पे सोने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ही सॉ द सेम थिंग जो कि उनको ईश्वरन ने नरेट की थी। क्लियर? ऑल राइट। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है स्टोरी को एंड किस तरीके से होना चाहिए था। देखो यहाँ पे 3-4 चीजें। नंबर 1, आप ये बोल सकते हो कि सच में घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो एक एंड स्टोरी हो सकती है कि वो एक भूत सच में था। बाद में महेंद्र जो है जब डिसाइड करते हैं कि मुझे घर छोड़ के जाना है, और उस दिन वो स्पेंड करते हैं रात, और नेक्स्ट डे वो डिसाइड करते हैं कि घर जाना है, तो उस दिन क्या होता है, द वेरी डे जिस दिन वो अपने पेपर्स सबमिट करने जाते हैं, उनको फिर से वो घोस्ट दिखता है। ये सब आप बता सकते हो।
नंबर 2 जो है आप प्रैक्टिकल एंडिंग कर सकते हो कि महेंद्र जो है वो जब डिसीजन लेते हैं बाहर जाने का तो उनको ईश्वरन बताते हैं कि और कोई नहीं बल्कि ईश्वर ही नहीं थे जो कि उनको इस तरीके से डरा रहे थे। नंबर 3 ये हो सकता है कि महेंद्र जो है जब देखते हैं विंडो के बाहर ये सब तो वो आगे की स्टोरी जो है ना कि वो डर जाते हैं या सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम ये कह सकते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, मैं जाके देखता हूँ कि ये कौन है। वो आगे जाके देखते हैं और उनको दिखता है कि और कोई नहीं बल्कि ईश्वर ही नहीं थे जो उनको डरा रहे थे। तो बहुत से एंड्स हैं जो आप सोच सकते हो, जिस तरीके से आप इस स्टोरी को एंड कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं आपके, एंड यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट इन योर आंसर। क्लियर? तो एक सैंपल आंसर देख लेते हैं कि एक पॉसिबल एंड क्या हो सकता है स्टोरी का। So the present story ends with Mahendra resolve to leave the haunted place। हम बता दे रहे हैं कि हाँ भाई ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो रही है जो लिखी हुई है कि वो जो है एक रेजोल्यूशन ले लेते हैं, एक वो डिसीजन ले लेते हैं कि उनको ये जगह छोड़कर जानी है। बट इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट एंडिंग। बट हमारे हिसाब से ये एंडिंग परफेक्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। Another climax can be added as after Mahendra saw the dark cloudy form, he courageously approached the woman and tried to know the reality। तो ऐसा कह सकते हो कि महेंद्र ने जब ये देखा कि बाहर एक क्लाउडी सा फॉर्म है, हाथ में बंडल है, तो उन्होंने हिम्मत की, वो उसके पास गए और वहां जाके उन्होंने देखने की कोशिश की कि भाई ये सच में क्या है, ये क्या भूत वूत होता भी है या वो सिर्फ ये सब चीजें इमेजिन करें या समथिंग एल्स इज द रीजन। As soon as Mahendra caught the woman, he was shocked to see that it was Ishwaran who was trying to frighten Mahendra just for fun। फिर आप बोल सकते हो ये एंड हो सकती है कि जैसे ही महेंद्र पास जाके देखते हैं उनको लगता है कि जाके भाई रियलिटी चेक कर लूं कि है क्या, तो उन्हें क्या दिखता है कि वो वुमन और कोई नहीं बल्कि ईश्वरन ही था जो उस तरीके से गेटअप करके डराने की कोशिश कर रहे थे महेंद्र को जस्ट फॉर फन, या फिर टू प्रूव महेंद्र कि हाँ भाई भूत भूत होते हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द एंडिंग्स जो आपकी मेंशन कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको लगता है कि और कुछ एंड करना है तो वो आप यहाँ पे राइट यानी लिख सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। So with this, we finally come to an end of all the questions that have been asked in your NCERT related to the chapter Ishwaran the Storyteller, and with this also we come to an end of the complete chapter। यानी पूरा explanation देख चुके हैं, summary देख चुके हैं, also सारे questions discuss कर चुके हैं। So I hope आपको ये chapter जो है बहुत अच्छे से clear हो चुका है। Now in the next video we are going to meet very soon with the next chapter। Till then take care of yourself। और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी। Thank you so much for watching। Bye।